Welcome to Rebirth for Retribution, a story where a broken past meets a powerful second life, and vengeance becomes destiny. Settle in, the path of justice begins now. Let's start the story. Chapter 1 दरिंदे और मौत। दिल्ली, एक कमरे में तीन लोग अपने पैर के अंतर्गत घायल अवस्था में पड़ी हुई लड़की पर लगातार अपने अपने पैरों से मारे जा रहे थे। वही वो लड़की जो पहले से ही खराब स्थिति में थी, इस तरह मारे जाने पर असहनीय दर्द हो रहा था। वो लड़की लगातार धीमी पड़ चुकी आवाज में उनसे ना मरने की गुहार लगा रही थी। शायद वो लड़की अभी भी उन जानवरों से थोड़ी सी इंसानियत की उम्मीद कर रही थी, पर उसको क्या पता था वो लोग इंसान नहीं, एक दरिंदे थे जिन्हें उसके मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग लगभग आधे घंटे तक मरते पिटते रहे। तभी उनमें से एक लड़की जो लगभग 21-22 साल की थी, जिसका नाम सुनैना था, वो बोलती है, बस अब ज्यादा मारा तो कहीं ये मर ना जाए। फिर आज के क्लाइंट सैटिस्फाइड कैसे होगे? ये सुनते ही बाकी के दो लोग रुक जाते हैं। तभी उनमें में से अधेड़ उम्र की औरत जो सुनैना की मां लीला थी, अपनी बेटी के बातों में हाँ मिलते हुए बोली, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुनैना, अगर ये मर गई तो हमें बहुत नुकसान होगा। आखिर हमने इस लड़की का सौदा किया है, वो भी प्रोजेक्ट के बदले, और साथ ही साथ एक मोटी रकम भी लिया है। इतना सुनते ही सुनैना और रसिक के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ जाती है। रसिक लीला का भाई और सुनैना का मामा था। एक नजर नीचे पड़ी लड़की को देखकर एक एक करके कमरे से सब निकल जाते हैं। तभी रसिक कुछ सोचते हुए बोला, दीदी मुझे लगता है कि अब ये लड़की माया कुछ पलों की मेहमान है। रसिक की बातें सुनकर लीला बोली, शुभ शुभ बोलो रसिक, अभी हमें इस माया की जरूरत है, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। ऊपर से वो क्लाइंट को ये माया ही चाहिए। तभी सुनैना उनकी बातों को काटकर बोली, माँ ये सब तो ठीक है, पहले किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुलायो जो माया के चेहरे के निशानों को छुपा दे, क्योंकि उसका चेहरा काफी खराब हो चुका है। सुनैना की बातें सुनकर लीला बोली, इसकी चिंता तुम मत करो, मैंने पहले से ही मेकअप वाली को बुला लिया है, वो कुछ ही देर में आती होगी। अब इंतजार है तो रात होने का, कब वो क्लाइंट आएगा, कब वो प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। रात का वक्त, इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। वही उस कमरे में जहां पर माया को आधामारी स्थिति में छोड़कर लीला, सुनैना और रसिक गए, उसके लगभग 3 घंटे बाद वही क्लाइंट कमरे में एंटर होता है और तब से लेकर अब तक उसके साथ अपना हवस बुझाता है। अब तक माया की हालत और भी खराब हो चुकी थी। अपनी प्यास बुझाने के बाद वो क्लाइंट माया के ऊपर से उठ जाता है। वही माया की सांस बहुत धीमी चल रही थी। माया के रूम से निकलने के बाद सीधे उन तीनों लोग से मिलता है। क्लाइंट ने लीला के हाथों में एक फाइल दिया। फाइल को देखकर लीला की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। यही कुछ हाल सुनैना और रसिक का भी था। क्लाइंट के जाने के बाद लीला माया के रूम की तरफ चली गई। लीला के पीछे ही सुनैना और रसिक भी चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद माया को देखते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र माया की नेकेड बॉडी पर जाती है। फिर उसके बाद उनकी नज़र माया के लोअर रीजन पर जाती है, जहां से लगातार खून निकल रहा था, जिसका कारण लगातार इंटिमेसी था। लीला माया की तरफ जाती है और उसके नाक के पास उंगली रखती है। फिर उसके हाथ को पकड़कर चेक करती है। फिर पीछे मुड़कर रसिक और सुनैना की तरफ देखी, जो लीला को ही देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो जिंदा है कि मर गई। उनकी नजरों में सवाल पढ़कर लीला के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है और उन सबको देखते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन, मर चुकी है। लीला की बात सुनकर सुनैना और रसिक भी खुश हो गए। सुनैना ने तो खुशी के मारे लीला को गले लगा ली। चैप्टर 2 रीबर्थ ऑफ माया। रात का वक्त, सिन्हा विला। एक लड़की जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, जो बुरी तरह से कांप रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। एक जोरदार चीख के साथ वो लड़की उठकर बैठ गई। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसकी तेज चलती सांसों की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। उस लड़की के सिल्वर आंखों में एक डर नजर आ रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। एक औरत अंदर आती है, जो इस घर की नौकरानी है, जिसका नाम सरोज था। उसने देखा कि माया का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ है और डरी हुई नजर आ रही है। वो तुरंत माया की तरफ बढ़ जाती है। माया के पास जाकर सरोज बड़े प्यार से माया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ माया बेटा, आप ठीक तो हो ना? और ये इतना पसीना क्यों आ रहे हैं? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? माया जो अब तक डरी सहमी बैठी थी, उसने अपना सर उठाकर आपने समाने खड़ी औरत को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए फिक्र साफ नजर आ रहा था। उस औरत को देखकर एकदम शॉक्ड हो गई। माया को यकीन नहीं हो रहा था, वो अपनी सरोज आंटी को दोबारा देख पा रही है। उसके मुंह से बस एक ही है शब्द निकले, आंटी। माया ने ये एक शब्द इतने इमोशनल होकर बोला कि उसके आंखों में आंसू आ गए।
अतीत में सरोज ही थी जिसने सच्चे दिल से माया की खुशी चाहती थी, बाकी सब लोग ने दिखावा ही किया था। लेकिन माया को लीला और सुनैना की चाल से बचने के कारण ही सरोज की भी मौत हो गई थी, जिसका पछतावा माया को हमेशा रहा, शायद इस जन्म में भी होगा। माया ने अपनी पिछले जन्म में अपनी सौतेली माँ और बहन पर इतना भरोसा किया था जितना उसने किसी पर भी नहीं किया होगा, यहाँ तक उसने खुद पर भी इतना भरोसा नहीं किया होगा, जिस कारण माया ने अपने लिए सही क्या है और गलत क्या है उसने कभी सोचा ही नहीं। वहीं दूसरे तरफ लिविंग रूम में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। ये सब क्या है विक्रम? तुमने सबके सामने कहा था ना कि तुम उस लड़की की जिम्मेदारी लेते हो, और ये भी कहा था कि उस लड़की के कारण हमारे खानदान का नाम खराब नहीं होगा, विनोद सिन्हा ने गुस्से से कहा। विनोद सिन्हा सिन्हा परिवार के मुखिया और सिन्हा एंटरप्राइज के चेयरमैन हैं। विक्रम सिन्हा के पिता और लीला के ससुर और सुनैना और माया के दादा। वैसे तो विनोद सिन्हा को माया बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन विक्रम यानी अपने बेटे की जिद पर माया को इस घर में बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन आज उनके पास एक अच्छा मौका था माया को इस घर से निकलने का। वही विक्रम अपना सर झुकाकर अपने पापा के बातों को सुन रहे थे, उन्हें इस वक्त शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वही लीला और सुनैना काफी इंटरेस्ट के साथ मेलोड्रामा देख रहे थे। तभी सुनैना कुछ इशारा करती है अपनी माँ को, जिसे समझ लीला ने तुरंत अपनी आंखों में नमी लेकर आती है और फिर क्या था अपना नाटक चालू कर देती है। नहीं पापा जी, इसमें सारी गलती विक्रम जी की नहीं है, उसमें मेरी भी गलती है। शायद मैंने ही दोनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी कर दी होगी। ये सब बोलते हुए लीला सच में एक लाचार माँ की तरह दिख रही थी, जिसे ना जाने अपनी दोनों बेटियां की कितनी फिक्र हो। तभी एक बार फिर से लीला बोली, मैं जानती हूँ पापा जी, माया की कल रात की हरकतें अगर गलती से भी मीडिया तक बात चली जाती तो सिन्हा परिवार की प्रतिष्ठा पर बात आ जाती और ना जाने किस तरह बातों को गोल घुमाकर दुनिया के सामने न्यूज़ शो करते। लीला ने ये सारी बातें इतनी चालाकी से कहा था कि कोई भी बातों से पता नहीं लगा सकता था कि लीला ये सब नाटक कर रही है। लीला ने जानबूझकर मीडिया वाली बातें की थी जिससे विनोद सिन्हा गुस्सा हो जाए, और तीर निशाने पर भी लगा था। नहीं बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर गलती है किसी की तो ये मेरा बेटा है। और एक बता, कान खोलकर सुन लीना सब, अगर किसी ने भी मेरी सुनैना की तुलना उस लड़की माया से की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि उस लड़की की कोई औकात नहीं है मेरी सुनैना के सामने। ये सारी बातें सुनकर दोनों माँ बेटी के चेहरे से खुशी से खिल गया था। विनोद सिन्हा ने अपनी बात जारी रखते हुए बोले, आगे चलकर सुनैना पूरे सिन्हा एंटरप्राइज की बागडोर संभालेगी, इसलिए कोई भी इस घर की वारिस की तुलना एक बेकार लड़की से ना करे। वही माया ने उन सब की बातें सुन ली थी और गुस्से से भी कांप रही थी। माया ने एक नज़र सबको देखा और अपने कमरे में चली गई। वही लीला और सुनैना ने भी माया को देख लिया था। माया को इस तरह गुस्से से जाते हुए देख उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। माया अपने कमरे में आते ही मिरर के सामने खड़ी थी। माया एकटक अपने अक्ष को देख रही थी और बीता हुआ कल के बारे में सोच रही थी। माया ने आईने में खुद को देखते हुए बोली, पिछले जन्म में जो भी गलती की थी इस बार वो मैं दोबारा नहीं करूंगी। इस बार की माया अपने दुश्मनों से हर एक हिसाब बराबर करेगी। बहुत गर्व है तुम्हें अपनी प्यारी पोती पर विनोद सिन्हा, सो डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हारा घमंड टूटेगा। तब अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो होगी माया। अब बस तुम इंतजार करो, बहुत जल्दी ही तुम्हारी बर्बादी चालू होगी और साथ में तुम्हारे परिवार वालों का भी। आगे क्या होगा? चैप्टर 3 न्यूज और एक फैसला। अगली सुबह सिन्हा विला। लिविंग रूम का माहौल सुबह सुबह ही गर्म था। सामने चल रहे टीवी में एंकर की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। जी हाँ, इस वक्त आप जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिन्हा परिवार की बड़ी बेटी माया सिन्हा की है। मशहूर बिजनेसमैन विक्रम सिन्हा की बड़ी बेटी बीच चौराहे पर नशे से धुत पड़ी मिली। आप देख सकते हैं ये सारी तस्वीर। एंकर के बोलने के बाद टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर शो होने लगी। वही ये सारी चीज देख विनोद सिन्हा का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था, तो दूसरी तरफ सुनैना और लीला का चेहरा खुशी से खिला हुआ था। विक्रम जल्दी नीचे आओ, विनोद सिन्हा ने आपने दांत पिसते हुए गुस्से में विक्रम को आवाज दी। वही विक्रम जो सीढ़ियां उतरते हुए आ रहे थे, अपने पिता की इतनी तेज आवाज सुनकर पहले तो थोड़े सहम गए, जल्दी से अपने पिता के पास पहुंचे। वही सुनैना धीमी आवाज में अपनी माँ से बोलती है, वाह माँ, आपने तो गजब कर दिया। कल तक तो मुझे लग रहा था कि ये माया की बच्ची इस बार आसानी से बच जाएगी, पर लगता है कि मैं गलत सोच रही थी। आपने तो क्या चल चला है। वही सुनैना की बातें सुनकर लीला के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लीला ने सुनैना की तरफ देखती हुई बोली, अरे ऐसे कैसे बच जाती। एक बात याद रखना, जितना तुम उस माया से नफरत करती हो ना, उसे भी कई गुना ज्यादा मैं नफरत करती हूँ, माया से और उसकी माँ काया से भी। ये सब बोलते हुए लीला के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। इतनी नफरत क्यों करती थी लीला माया और उसकी माँ से, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा।
वही विक्रम अब तक लिविंग रूम में आ चुके थे। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? अभी वो इतना ही कह पाए थे। विक्रम की नजर सामने चल रही है टीवी स्क्रीन पर गई। वो एकदम से हैरान हो गए। विक्रम कभी टीवी स्क्रीन पर नजर जाती तो कभी अपने सामने खड़े डैड पर नजर जाती है। वही विनोद सिन्हा का गुस्सा अब सारी सीमा पर कर चुका था। वो अब गुस्से से पागल हो चुके थे। वही आसपास खड़े नौकर भी हैरान होकर टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर माया की कुछ पिक्चर शो हो रही थी, जिसे देख जहां सबके चेहरे पर हैरान कर देने वाला एक्सप्रेशन, तो वही सुनैना और लीला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। इस वक्त जो पिक्चर्स माया की शो हो रही थी टीवी स्क्रीन पर, उसे में माया अलग अलग लड़कों के साथ थी। वो सब पिक्चर इस एंगल में लिया गया था जिसे देख सबको गलत ही लगता। पास्ट लाइफ के हिसाब से माया के 23 साल हो जाने के बाद माया को धीरे धीरे सेक्सुअल ड्रग्स देना लगे। इन सब चीजों के बारे में माया को कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि माया दोनों माँ बेटी के झूठे प्यार में इतनी अंधी थी कि अपने शरीर के बदलाव पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वैसे भी लीला और सुनैना माया को ड्रग्स किसी न किसी चीज में मिक्स करके ही देते थे, जैसा कभी खाने में मिलकर तो कभी पानी या फिर किसी और चीज में मिक्स करके देती थी। वो दोनों माँ बेटी इसी तरह समय के साथ लीला और सुनैना ने ड्रग्स का ओवरडोज देना चालू कर दिया, जिस कारण माया के शरीर पर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स दिखना चालू हो गया था। जिस कारण माया के 25 साल होने तक माया की सेक्सुअल नीड्स बहुत बढ़ चुकी थी। जब तक माया अपने साथ हो रही चेंजेस को समझ पाती और उन माँ बेटी के चल को समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब माया की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, जहां पर माया लीला और सुनैना के साथ लड़ सके और अपने आप को उन सब चीजों से बचा सके। लेकिन फिलहाल अपना पुनर्जन्म के बाद 5 साल पीछे आ चुकी, यानी माया अब 20 साल की थी, जहां पर शायद अभी उन सब चीजों की लत अभी नहीं लगी थी, बस थोड़ी बहुत ही पीती थी। लेकिन जो तस्वीर स्क्रीन पर शो हो रहे थे वो कल रात की थी, जहां पर सुनैना कुछ लोग को पैसे देकर माया के साथ इन्वॉल्व होने के लिए दिया था। इस बात का फायदा उठाते हुए सुनैना ने माया की उन लड़कों के साथ कुछ पिक्चर क्लिक कर ली थी। वही सारी पिक्चर अभी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। ये सारी तस्वीरें देने वाली कोई और नहीं, लीला थी। विक्रम तस्वीर देखकर अपने पिता को कुछ कहने ही वाले थे कि जोरदार थप्पड़ विनोद सिन्हा ने अपने बेटे को मारा। थप्पड़ की गुज चारों तरफ गुज गई। ये सब देखकर सुनैना और लीला ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। सर्वेंट भी डर गए। देखो, अपनी लाडली बेटी के कारनामे जो दुनिया भर में मशहूर हो गई है, आज उस लड़की की वजह से हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम्हें विक्रम की उस लड़की को घर में मत लाओ, उसके भी रगों में अपनी माँ का ही खून बहता है। एक ना एक दिन अपनी माँ की तरह ही हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगी। और ये लो, जिस बात का डर था वही हुआ भी, और ये बात तुमको अच्छे से पता है विक्रम की मुझे मेरे परिवार और खानदान की प्रतिष्ठा पर कोई बता बर्दाश्त नहीं। अगर इस न्यूज के चलते मेरी कंपनी के शेयर पर कोई प्रभाव पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनोद सिन्हा की सारी बातें विक्रम चुपचाप से सुन रहे थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आया था, आखिर बोले तो बोले क्या। एक बार फिर विनोद सिन्हा ने अपनी बात जारी रखते हुए बोले, आज जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। चाहे कोई राजी हो या ना हो मेरे इस फैसले से, फिर भी सबको ये बात माननी होगी। विनोद सिन्हा के फैसले वाली बात सुनकर सबके चेहरे पर परेशानी के लकीर आ गए। कैसा फैसला पापा? लीला ने सवाल किया। वही विक्रम और सुनैना की भी नजर विनोद पर ही थी। सबका सवाल सुनकर विनोद सिन्हा ने कहा, यही कि वो लड़की माया अब इस घर में नहीं रहेगी, माया को इस घर से जाना ही होगा। वही विनोद सिन्हा की बात सुनकर जहां पर विक्रम सिन्हा के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी, तो सुनैना और लीला के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। खुशी के मारे लीला और सुनैना एक दूसरे को देखते हैं। क्या घर से माया चली जाएगी? क्या होगा जब माया को पता चलेगा विनोद सिन्हा के फैसले के बारे में? चैप्टर 4 माया की मां और माया का गुस्सा। उस लड़की माया को नीचे बुलायो, एक नौकर की तरफ देखते हुए विनोद सिन्हा ने कहा। पापा जी, आप प्लीज इतना गुस्सा मत करिए, और वैसे भी माया अभी बच्ची है और उसे इस घर से मत निकलिए। माया का हमारे सिवा कोई भी नहीं इस दुनिया में। लीला ने ये सब जानबूझकर बोला था, जिससे वो सबके नजरों में महान बन जाए। लीला का तीर भी निशाने पर लगा। आस पास खड़े नौकर ने आपस में बात करते हुए बोले, देखा तुमने लीला मैडम कितनी अच्छी है। एक नौकर ने दूसरे नौकर को बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आज के वक्त में कौन सी औरत अपनी सौतन की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती होगी? ये तो उनका अच्छा स्वभाव है। दूसरे नौकर ने पहले वाले नौकर से बोला, बस बहू, तुम्हें उस लड़की की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। विनोद सिन्हा ने बिना किसी के एक्सप्रेशन के बोले। वही लीला चुप हो जाती, मानो उसे अपनी बेटी से जुदा होने का डर सता रहा हो। विनोद सिन्हा ने नौकर को देखा जो अभी तक अपने जगह पर खड़ा था। क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? मेरी बात मैंने कहा ना, जाओ उस लड़की को बुलाकर लायो अभी। विनोद सिन्हा ने इतना ही कहा था, तभी लिविंग रूम किसी लड़की की आवाज गूंजती है।
किसी को भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये आवाज किसी और की नहीं, माया की थी। माया की आवाज सुनकर सबने एक साथ पीछे मुड़कर माया को देखा। माया ने आज फ्लोरल ड्रेस पहना हुआ था जिसमें काफी प्यारी दिख रही थी। माया के खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। इस वक्त माया किसी प्यारी सी गुड़िया की तरह दिख रही थी। सब हैरान होकर माया को देख रहे थे। इतने सालों में पहली बार माया ने अपने आप को इतने सुंदर तरीके से खुद को तैयार किया होगा। विनोद सिन्हा वापस अपने सेंस में लौट आए। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही नीचे आ चुकी हो। विनोद सिन्हा की आवाज से बाकी सब भी अपने अपने सेंस में लौट आए। सुनैना ने जैसे ही माया को इतना सुंदर दिखते हुए देखा तो उसके तन बदन में आग लग चुकी हो, क्योंकि आज उसे अपनी खूबसूरती माया के सामने फिक्की लगती हुई दिखाई दी। लीला ने जैसे ही अपनी बेटी के चेहरे के भाव देखे तो समझ गई। लीला ने तुरंत उसे शांत रहने को इशारा किया। धीमे कदमों के साथ माया अब उन सब के सामने आ गई और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वही पास के सोफे पर बैठ गई, जिसे देख विनोद सिन्हा को बहुत गुस्सा आया। बेशरम लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ मुंह काला करवा कर हमारे सामने ही इतने आराम से बैठी है। तेरी अंदर थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो तू चुल्लू भर पानी में डूब मर जाती, विनोद सिन्हा ने गुस्से से कहा। विनोद सिन्हा की बातें सुनकर भी माया के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर लीला, सुनैना और विनोद सिन्हा के चेहरे पर चित साफ देखी जा सकती थी। बस बहुत हो गया तुम्हारा, अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और यहाँ से हमसा के लिए चली जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर विनोद सिन्हा माया का एक हाथ पकड़कर उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन माया एक इंच भी नहीं हिली, ना ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हुई। देखा तुम लोगों ने कैसे ये बेशर्म लड़की मेरी बातों को अनसुना कर रही है, और तुम लोग इस लड़की को बचना चाहते हो। विनोद सिन्हा ने गुस्से से सबकी तरफ देखते हुए बोले। ये सब देखते हुए तो सुनैना और लीला को भी अजीब लग रहा था, क्योंकि आज से पहले तो विनोद की एक आवाज पर माया डरकर कब जाती थी, पर आज लीला और सुनैना ये सब सोचते हुए उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। वही माया सुनैना और लीला के एक्सप्रेशन से समझ गई दोनों माँ बेटी क्या सोच रही है। बेशरम लड़की, क्या तुम्हारा कान खराब हो गया है जो तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है, विनोद सिन्हा ने एक बार फिर गुस्से से कहा। वही बात को इतना बिगाड़ता देख विक्रम जी बीच में आने को कोशिश की तो विनोद सिन्हा ने गुस्से से विक्रम को देखा। अब विनोद सिन्हा ने माया को देखते हुए कुछ सोचने का नाटक करते हैं, फिर कहा, अरे ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि आखिर इस लड़की के रगों में भी उस बेशरम औरत का ही खून बहता है। जैसे तुम्हारी माँ बचलन थी वैसे तुम भी हो। अभी विनोद सिन्हा ने इतना ही कहा था तभी एक जोरदार टेबल टूटने की आवाज सबके कानों में सुनाई पड़ी। एक पल के लिए तो सब डर गए, डर से उन सबकी आंखें बंद हो गई। बस विनोद सिन्हा, अब एक भी शब्द मेरी माँ के लिए निकल ना तो आपकी ये जवान मैं खिंच लूंगी। माया की इतनी रूड टोन सुनकर सब चौंक गए। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। चैप्टर 5, माया की शर्तें और एक अनजान आदमी। माया के गुस्से से लाल चेहरा देख और उसको इस तरह विनोद सिन्हा से ऊंची आवाज में बात करता देख दोनों माँ बेटी के साथ विक्रम और बाकी नौकर भी हैरान हो गए, क्योंकि आज से पहले सबने माया को विनोद सिन्हा से सिर्फ डरते हुए देखा था, पर आज तो सब कुछ अलग था। तभी माया ने एक बार फिर से कहा, आज के बाद अगर किसी ने भी मेरी माँ के लिए एक भी गलत शब्द अपने मुंह से निकला तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये बात यहाँ पर खड़े सभी लोग अपने दिमाग में अच्छी तरह से बात को बिठा लो। विनोद सिन्हा को जैसा ही एहसास हुआ माया ने अभी सबके सामने धमकी दी है, तो विनोद सिन्हा गुस्से में आ गए। क्या बात है लड़की, मेरी ही घर में खड़ी हो और मुझे ही धमकी देती हो, विनोद सिन्हा ने अपने दांत पिसते हुए कहा। आपको अगर मेरी बात धमकी लगती है तो धमकी ही सही, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, माया ने अपने कोल्ड टोन में कहा। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें अपनी माँ के लिए इतना ही बुरा लग रहा है, अगर तुम नहीं चाहती हम में से कोई भी तुम्हारी माँ के लिए गलत बात बोले तो इस घर से हमसा के लिए चली जाओ, विनोद सिन्हा ने एटीट्यूड से कहा। लगता है आपको मुझे घर से भगाने की बहुत जल्दी है। कोई बात नहीं, मैं घर से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, माया ने कहा। कैसी शर्त, विनोद सिन्हा ने माया से पूछा। बाकी सबका का भी ध्यान अब माया पर था। जर्मनी, वही ये सबसे दूर जर्मनी के आलीशान विला के एक कमरे में एक आदमी अंधेरे में रोलिंग चेयर पर बैठा था। एक हाथ में शराब पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में गन थी। वही उसके सामने एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आदमी मर चुका है। अभी वो आदमी जो चेयर पर बैठकर अपने हाथ में पके वाइन के गिलास से वाइन पी रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है, जिससे हल्की रोशनी कमरे में आ जाती है और कुर्सी पर बैठे हुए आदमी की चमकीली हरी आंखें दिखाई देती है। तभी कमरे में एक आदमी अंदर आता है। बॉस, अंदर आते हुए उस आदमी ने कहा। अंदर आए हुए आदमी की आवाज सुनकर कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी ने वाइन की गिलास सामने रखे टेबल पर रखा और अपने कठोर आवाज में 4 शब्द कहा। क्लीन द मेस, विकी। ऑफ बॉस, विकी ने कहा। कुछ देर बाद
बोलो क्या काम था? कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी ने कहा। विक्की ने थोड़ा डरते हुए कहा, बॉस वो बात यह है कि हमारे आदमी उस वायरस का एंटीडोट नहीं ढूंढ पाए। जैसे ही सामने बैठे इंसान ने विक्की की बात सुनी तो उसने वाइन की ग्लास जमीन पर फेंक दिया, तुरंत खड़े होकर विक्की का कॉलर पकड़ा लिया। तुम्हें पता है ना मुझे एंटीडोट की कितनी जरूरत है, फिर भी तुम हर बार मेरे सामने बिना किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के मेरे सामने आ जाते हो, हरी आंखों वाले आदमी ने कहा। बॉस हमारे आदमी कोशिश कर रहे हैं, अभी विक्की ने इतना ही कहा था कि एकदम से उसकी आंखें बड़ी हो गई। बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? विक्की ने धीमी आवाज में कहा। वही जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था तुम सब के साथ, क्योंकि अब तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर हरी आंखों वाले आदमी ने विक्की के गले पर पकड़ मजबूत कर दी। कौन सी शर्त रखी है? माया ने विनोद सिन्हा के सामने। कौन है ये हरी आंखों वाला आदमी? किस एंटीडोट की बात कर रहे थे वो दो आदमी? See you in the next chapter to know what will happen next. Chapter 6 सिल्वर आइज और माया का घर से जाना। गले पर पकड़ मजबूत होने के कारण विक्की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसे देखकर हरी आंखों वाले आदमी ने विक्की का गला छोड़ दिया। जैसे ही विक्की ने महसूस किया कि उसके बॉस ने फाइनली उसका गला छोड़ दिया है, तो विक्की तुरंत अपने बॉस से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी डर था कहीं उसका ये सनकी बॉस वापस से उसका गला ना पकड़ा ले। इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर अगली बार बिना किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के मेरे पास आए ना तो। हरी आंखों वाले आदमी ने अपनी बात बीच में ही अधूरा छोड़ दिया, सीधे जाकर अपनी रोलिंग चेयर पर बैठ गया। अब जा रहे हो या फिर? हरी आंखों वाले आदमी ने गुस्से से कहा। नहीं बॉस, जा रहा हूं, हिचकिचाते हुए कहा और तुरंत वहां से निकल गया। ये बॉस भी ना, आज तो मार ही दिया था मुझे, विक्की ने अपना गला सहलाते हुए कहा। काश वो सिल्वर आइज वाली लड़की मिल जाती तो आज हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती एंटीडोट ढूंढने में। हे भगवान, कृपया थोड़ी इस मासूम पर रहम कीजिए। मुझे अच्छे से पता है एंटीडोट के बारे में, जरूर वो लड़की हमारी मदद कर सकती है, इसलिए प्रभु जहां कहीं भी हो वो लड़की मुझे उसे मिलवा दीजिए। मुझे उस लड़की का नाम भी नहीं पता है, हाँ लेकिन उसका नाम एस करके कुछ बताया था। ओ गॉड, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। एस को ढूंढने के चक्कर में 2 साल से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, पर पता ही नहीं चल रहा है। शी इज सच अ मिस्टीरियस गर्ल। इतना सब कुछ बोलते हुए वो विला बाहर चला गया। दूसरी तरफ वही कमरे के अंदर वो हरी आंखों वाला आदमी विंडो के पास खड़ा था। उसके हाथों में एक लड़की की तस्वीर थी जिसे वो ध्यान से देख रहा था, या फिर यूं कहो कि उस तस्वीर में खोया हुआ था। कौन हो तुम? कहां से हो तुम? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी पहली मुलाकात से तुमसे कुछ लगाव महसूस होता है। ये अट्रैक्शन है या फिर कुछ और, मुझे ये भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि आज नहीं तो कल तुम मेरे सामने होगी, उसके बाद मेरी इतने सालों की तड़प का हर्जाना भरना होगा। जितना मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूं उतना तुम्हें भी तड़पना होगा, हरी आंखों वाले आदमी ने कहा। इंडिया, सिन्हा विला। माया इस वक्त अपना सामान लेकर लिविंग रूम में विनोद सिन्हा का इंतजार कर रही थी। वही बाकी परिवार वाले भी लिविंग रूम में ही विनोद सिन्हा का इंतजार कर रहे थे। उनको भी जानना था कि आखिर किस पेपर की बात माया ने की थी। दरअसल कुछ देर पहले माया ने विनोद सिन्हा के सामने शर्त रखी थी कि उसको उसकी मां की प्रॉपर्टी पेपर चाहिए, जो उसकी मां काया ने उसके लिए छोड़ी थी, वो भी उसके नाम पर। वही विनोद सिन्हा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि माया को प्रॉपर्टी पेपर के बारे में कैसे पता चला, जबकि प्रॉपर्टी पेपर के बारे में आज तक विक्रम को भी नहीं पता था। कुछ ही देर में विनोद सिन्हा लिविंग रूम में आते हैं। उनके हाथ में कोई पेपर था। माँ देखो, दादाजी आ गए, और जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है ना वही प्रॉपर्टी पेपर होगा, सुनैना ने कहा। सुनैना की बात सुनकर लीला ने अपनी बेटी को देखा जैसे किसी पागल को देख रही हो। ओह रियली बेटा, थैंक यू मुझे बताने के लिए। ये सब बोलते हुए लीला ने एक अजीब सा एक्सप्रेशन अपनी बेटी को दिया। वही सुनैना समझा गई। उसने कहा, पर गलती की है। ये लो अपनी माँ की प्रॉपर्टी पेपर जो तुम्हारी माँ काया ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। ऐसे भी इस छोटी सी जमीन का हम क्या करेंगे? ये कुछ लाख की है, इस तरह की ना जाने सिन्हा परिवार के पास कितने ही जमीन के टुकड़े होंगे। इतना कहकर विनोद सिन्हा ने पेपर्स माया को दे दिया। माया ने मुस्कुराते हुए पेपर ले लिया। ऑफ देन, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर माया दरवाजे की तरफ चली गई। माया अभी जा ही रही थी कि बीच में ही रुक जाती है और फिर पीछे मुड़कर विनोद सिन्हा के साथ बाकी सबको देखती है। जैसे ही सबने देखा कि माया रुक गई है, तो जहां पर विक्रम को लगा कि शायद माया ने अपना फैसला बदल लिया, इस बात को सोच सोच कर ही उन्हें खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ सुनैना और लीला को डर लग रहा था कि कहीं माया रुक ना जाए। ऐसा ही कुछ विनोद सिन्हा भी सोच रहे थे। आफ्टर ऑल उन तीनों का एक ही मकसद था, माया को घर से निकलना। विनोद सिन्हा ने एंग्जाइटी से कहा, क्या हुआ लड़की, अब इस घर से जाने का मन नहीं कर रहा है क्या तुम्हारा?
सही भी है, कौन सा इंसान इतना सानो सोखत छोड़कर जाना चाहेगा। विनोद सिन्हा ने धुतकार भरी नजरों से देखते हुए कहा। माया ने भी चेयरफुल वॉइस में कहा, डोंट वरी मिस्टर विनोद सिन्हा, मुझे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। पर हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, इसे आप किसी सलाह के तौर पर भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में दे रही हूँ और बहुत काम भी आएगा आपके, माया ने कहा। कौन सी सलाह? विनोद सिन्हा ने पूछा। यही कि ज्यादा घमंड मत करना, किसी दिन ऐसा ना आ जाए आपको मुंह छुपाने का भी जगह न मिल पाए, माया ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। अपनी बात बोलने के बाद माया सिन्हा विला से चली गई, लेकिन पीछे खड़े विनोद सिन्हा के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था, जिसका कारण माया की बातें थी और वही सुनैना और लीला के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। आफ्टर ऑल माँ बेटी का जोड़ा यही तो चाहता था कि माया हमेशा के लिए सिन्हा परिवार से चली जाए और सिन्हा प्रॉपर्टी पर केवल सुनैना का हक हो और दूसरा किसी का नहीं। कहाँ गई है माया? और कौन है वो हरी आंखों वाला आदमी? किस लड़की की तस्वीर देखा रहा था वो आदमी? चैप्टर 7 बुजुर्ग औरत और इंडिया जाने की तैयारी। बैंक। माया अभी बैंक के बाहर खड़ी थी। माया ने अभी कुछ देर पहले ही प्रॉपर्टी पेपर को बैंक के लॉकर में डिपॉजिट करवाया था। माया ने खुद से ही कहा, चलो ये काम तो हो गया, पर अब जाना कहाँ है? ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि किसी होटल में रुकूं। भगवान जी, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी, इसके लिए मैं आपके बहुत आभारी हूं, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करनी है। ये सब कहते हुए माया सड़क की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग औरत पर गई। उस बुजुर्ग औरत ने एक हाथ में सब्जी की थैली पकड़ी हुई थी। अभी वो जा ही रही थी कि अचानक से दो टीनेज लड़के बाइक पे सवार बुजुर्ग औरत के पास से गुजरे और उनको धक्का देकर आ गए, चले गए, लेकिन पीछे मुड़कर हंसने लगे। देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों लड़के बिगड़े हुए हैं। धक्का लगने के कारण वो बुजुर्ग औरत सड़क पर गिर गई। पास पड़े पत्थर से उनके सिर पर चोट आ गई। चोट लगने के कारण उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। बुजुर्ग औरत की चीख सुनकर आसपास भीड़ जमा हो गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी मदद करने के लिए आगे कोई नहीं आया। सिर्फ सब तमसा देख रहे थे। ये सब देख माया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत आगे गई और उस बुजुर्ग औरत की मदद करने लगी। भीड़ की तरफ देखते हुए माया ने कहा, अगर आप सब किसी की मदद न कर सके तो इस तरह भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जाइए आप सब अपने अपने काम पर। इतना कहकर माया बुजुर्ग औरत को सड़क से उठाने की कोशिश करने लगी। ये सब देख एक ऑटो ड्राइवर आगे आया और बोला, मैडम मैं आपकी मदद कर देता हूँ। इतना कहकर वो ऑटो ड्राइवर भी माया की मदद करने लगा। ऑटो ड्राइवर के साथ मिलकर माया ने बुजुर्ग औरत को मार्केट के पास वाले क्लिनिक में ले गई। कुछ देर बाद, भैया थैंक यू सो मच, माया ने बड़े सम्मान के साथ ऑटो ड्राइवर को धन्यवाद कहा। क्या मैडम आप भी कैसी बात कर रही हैं? ये तो मेरा एक अच्छा नागरिक होने का कर्तव्य था और साथ में इंसानियत होने के नाते ये तो मेरा धर्म भी था। अच्छा अब चलिए मैं आप सबको घर छोड़ देता हूँ। ऑटो ड्राइवर के बात से सहमत होकर माया और बुजुर्ग औरत ऑटो में बैठ गए। लगभग आधे घंटे बाद ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोका, क्योंकि बुजुर्ग औरत का घर आ चुका था। माया ने बुजुर्ग औरत को ऑटो से उतरने में मदद की और कहा, अच्छा ठीक है दादी माँ, अब आप घर जाइए और आराम करना, अब मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर माया वापस ऑटो में बैठने लगी। तभी दादी माँ ने कहा, एक तरफ तुम मुझे दादी माँ भी बोलती हो और दूसरी तरफ मुझे पराया भी कर देती हो। माया को दादी माँ की बात समझ नहीं आई, तो माया ने उलझन भरी नजरों से दादी माँ को देखा और उनसे सवाल किया, आई एम सॉरी दादी माँ, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? दादी माँ ने पहले गहरी सांस भरी, फिर ऑटो ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, बेटा अब आप जा सकते हैं, ये बच्ची मेरा साथ ही रहेगी। दादी माँ के कहने पर ऑटो ड्राइवर ने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत चला गया, क्योंकि उसे भी देर हो रही थी। माया सिर्फ ऑटो ड्राइवर को जाते हुए देखती रही। उसने तुरंत दादी माँ की तरफ देखा। अभी वो कुछ पूछती उससे पहले ही दादी माँ ने माया का हाथ पकड़ा और घर में ले जाते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ पूछो इससे पहले मैं ही बता देती हूँ कि आज से तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हें कोई दूसरी जगह रहने के लिए ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। माया हैरान रह गई, दादी माँ के पीछे पीछे घर में चली गई। दूसरी तरफ जर्मनी, जहां इंडिया में रात हो गई थी तो जर्मनी में सुबह का वक्त था। विला में हरी आंखों वाला आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था। आई नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट गर्ल एज सून एज पॉसिबल। इफ इट डजंट वर्क दिस टाइम बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। उस हरी आंखों वाले आदमी ने इतना कहकर फोन कॉल कट कर दिया बिना सामने वाले की बात सुने। बॉस, विक्की अंदर आते हुए कहा। हरी आंखों वाले आदमी ने पीछे मुड़कर विक्की को देखा और बोलने का इशारा किया। बॉस, वो हमें इंडिया जाना होगा, विक्की ने कहा और अपने बॉस के चेहरे के भाव को नोटिस करने लगा। विक्की ने देखा कि उसका ये सनकी बॉस बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको देखे जा रहा है, तो विक्की बिना रुके आगे बोला,
दरअसल बॉस, इंडिया वाले ब्रांच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और जब मैंने पता लगाया तो। विक्की इतना कहते ही बीच में रुक गया। विक्की को इस तरह बार बार बीच में रुकता देखा उस आदमी को गुस्सा आने लगा। I swear if this time you stop while speaking so no one will be worse than me. हरी आंखों वाले आदमी ने अपनी कठोर आवाज में बोला, जिसे सुनकर विक्की को तो मानो सांप सूंघ गया हो। बॉस, मुझे पता चला है कि आपके अंकल कंपनी में कुछ घोटाला कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी पता चला है कि आपके अंकल ने 50 करोड़ की हेराफेरी की है और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी हमारे राइवल्स को बेच दिया है। जैसे जैसे विकी आगे बोल रहा था तो हरी आंखों वाले आदमी की भौहें आपस में सिमट गए। बेहद कठोर आवाज में हरी आंखों वाले आदमी ने विक्की से कहा, प्रिपेयर टू गो टू इंडिया। किसकी जानकारी निकलने के लिए? हरी आंखों वाले आदमी ने कहा। क्या होगा जब हरी आंखों वाला आदमी जाएगा इंडिया? क्या कभी मिल पाएगा विक्की एम्स से? चैप्टर 8 रेसिंग और न्यू टीम। दिल्ली। 3 दिन बाद, रात का वक्त। दिल्ली में एक सुनसान जगह पर कई सारे लड़के और लड़कियां इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ सिर्फ उन लड़कों और लड़कियों की आवाज गूंज रही थी। उस अंधेरी रात में आसपास का माहौल देख लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ देर में रेसिंग शुरू होगी। ओह माय गॉड, आज की तैयारी देखकर लग रहा है जैसे आज की रेसिंग जबरदस्त होगी। एक लड़की ने एक्साइटमेंट से अपने पास खड़े बॉयफ्रेंड से कहा, तुम सही कह रही हो, ऐसे मैंने सुना है आज एक नई टीम आई है रेसिंग के लिए। लड़के ने जवाब देते हुआ कहा, नई टीम? कौन सी नई टीम? अभी वो लड़की इसके आगे कुछ और पूछती। तभी रेसिंग ट्रैक पर कुछ बाइकर्स अपने अपने बाइक पर सवार होकर बिगिनिंग पॉइंट पर बाइक के साथ खड़े हो गए। टोटल 6 टीम थी। उन 6 टीमों में से ही एक नई टीम हाल ही में आई थी जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब तक सारे टीम के एक एक राइडर आ चुके थे जो अपने अपने टीम को रिप्रेजेंट करने वाले थे। सिर्फ 2 टीम को छोड़कर बाकी सारी टीम थी। तभी भीड़ में से किसी एक लड़के ने कहा, इस बार टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। सारी टीम के राइडर्स तो आ चुके हैं पर वो नई टीम के राइडर कहाँ है? जैसे ही उस लड़के ने सवाल किया तो एक दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा, कहाँ है का क्या मतलब है भाई? अब तक नहीं आया है वो नई टीम का राइडर, इसका मतलब तो यही है ना कि डर कर भाग गया है। रही बात दूसरे टीम की राइडर की, तो हम सबको पता है रॉकी तो लास्ट मोमेंट पर ही आता है। दूसरे लड़के की बातें सुनकर सब हंसने लगे थे। एग्जैक्टली गाइज, आई ऑल्सो थिंक सो। एक लड़की ने उस लड़के की बात से सहमत होते हुए बोली। उस लड़की ने एक बार फिर से कहा, और वैसे भी चाहे कोई भी नई टीम का न्यू राइडर आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि की जीत तो बस मेरे रॉकी की ही होगी। जो लड़की ये सब कुछ बोल रही थी वो रॉकी की डाई हार्ट फैन थी। रॉकी जो मिडनाइट राइडर टीम का सबसे अच्छा बाइक राइडर था जो लगातार 3 सालों से जीतता आ रहा है। रॉकी दिखने में भी बहुत हैंडसम था जिस कारण कई लड़कियां उसकी दीवानी थी। जहां लड़कियां रॉकी की दीवानी थी तो वही लड़कों को इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ मचती थी। अभी सब आपस में बातें ही कर रहे थे तभी सबके कानों में किसी की आवाज सुनाई पड़ी जो कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था। जैसा कि आप सब इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो घड़ी आ चुकी है। जैसे ही घोषणा पूरी हुई वैसे ही सारे लड़के लड़कियां हूटिंग करना चालू कर दिया। हूटिंग की आवाज चारों तरफ उस अंधेरी रात में गूंज रही थी। तभी एक बार फिर से घोषणा हुई, लेकिन इस बार एक नई टीम ने हमें ज्वाइन किया है। टीम का नाम है शैडो राइडर। उसी समय 2 बाइक राइडर फुल स्वैग के साथ अपनी अपनी बाइक के साथ बिगिनिंग पॉइंट पर रुकी। उन दोनों बाइक राइडर की एंट्री सच में बहुत ही कमाल की थी। उन दोनों बाइक राइडर ने काले कपड़े पहने थे। अरे ये क्या? ये न्यू बाइकर क्या हमारे रॉकी का कॉपीकैट है जो बिल्कुल उसके स्टाइल में एंट्री लिया है? वो भी लास्ट मोमेंट पर, एक लड़की ने गुस्से से कहा। उन दोनों राइडर में एक रॉकी है, ये सब पहचान गए थे क्योंकि रॉकी के जैकेट पर उसके नाम का लोगो था। तो वही दूसरे राइडर का भी चेहरा बिल्कुल रॉकी की तरफ ढका हुआ था। सिर्फ उस राइडर की सिल्वर आंखें दिख रही थी तो जाहिर सी बात है कि उनमें से एक रॉकी था तो दूसरा बाइक राइडर नई टीम का ही राइडर होगा। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही रेसिंग शुरू हो चुकी थी। सारे राइडर फुल स्पीड में आगे चले गए। धीरे धीरे रेसिंग टफ होता जा रहा था। सारे बाइक राइडर्स एक दूसरे को बराबर मात दे रहे थे, लेकिन उनमें से 2 राइडर सबसे आगे थे। वो कोई और नहीं बल्कि वही सिल्वर आंखों वाला राइडर था तो दूसरा रॉकी था। कौन है वो सिल्वर आंखों वाला राइडर? कौन जीतेगा रेसिंग कॉम्पिटिशन? और कहां पर है वो हरी आंखें वाला आदमी अगर इंडिया में है तो? चैप्टर 8 रेसिंग और न्यू टीम। दिल्ली। 3 दिन बाद, रात का वक्त। दिल्ली में एक सुनसान जगह पर कई सारे लड़के और लड़कियां इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ सिर्फ उन लड़कों और लड़कियों की आवाज गूंज रही थी। उस अंधेरी रात में आसपास का माहौल देख लग रहा था जैसे यहाँ पर कुछ देर में रेसिंग शुरू होगी। ओह माय गॉड, आज की तैयारी देखकर लग रहा है जैसे आज की रेसिंग जबरदस्त होगी। एक लड़की ने एक्साइटमेंट से अपने पास खड़े बॉयफ्रेंड से कहा।
तुम सही कह रही हो, ऐसे मैंने सुना है आज एक नई टीम आई है रेसिंग के लिए, लड़के ने जवाब देते हुआ कहा। नई टीम? कौन सी नई टीम? अभी वो लड़की इसके आगे कुछ और पूछती। तभी रेसिंग ट्रैक पर कुछ बाइकर्स अपने अपने बाइक पर सवार होकर बिगिनिंग पॉइंट पर बाइक के साथ खड़े हो गए। टोटल 6 टीम थी। उन 6 टीमों में से ही एक नई टीम हाल ही में आई थी, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अब तक सारे टीम के एक एक राइडर आ चुके थे जो अपने अपने टीम को रिप्रेजेंट करने वाले थे। सिर्फ 2 टीम को छोड़कर बाकी सारी टीम थी। तभी भीड़ में से किसी एक लड़के ने कहा, इस बार टोटल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। सारी टीम के राइडर्स तो आ चुके हैं, पर वो नई टीम के राइडर कहाँ है? जैसे ही उस लड़के ने सवाल किया तो एक दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा, कहाँ है का क्या मतलब है भाई? अब तक नहीं आया है वो नई टीम का राइडर, इसका मतलब तो यही है ना कि डरकर भाग गया है। रही बात दूसरे टीम की राइडर की, तो हम सबको पता है रॉकी तो लास्ट मोमेंट पर ही आता है। दूसरे लड़के की बातें सुनकर सब हंसने लगे थे। एग्जैक्टली गाइज, आई ऑल्सो थिंक सो। एक लड़की ने उस लड़के की बात से सहमत होते हुए बोली। उस लड़की ने एक बार फिर से कहा, और वैसे भी चाहे कोई भी नई टीम का न्यू राइडर आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि की जीत तो बस मेरे रॉकी की ही होगी। जो लड़की ये सब कुछ बोल रही थी वो रॉकी की डाई हार्ट फैन थी। रॉकी जो मिडनाइट राइडर टीम का सबसे अच्छा बाइक राइडर था, जो लगातार 3 सालों से जीतता आ रहा है। रॉकी दिखने में भी बहुत हैंडसम था, जिस कारण कई लड़कियां उसकी दीवानी थी। जहां लड़कियां रॉकी की दीवानी थी, तो वही लड़कों को इस बात से बहुत ही ज्यादा चिढ़ मचती थी। अभी सब आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी सबके कानों में किसी की आवाज सुनाई पड़ी जो कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था। जैसा कि आप सब इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो घड़ी आ चुकी है। जैसे ही घोषणा पूरी हुई, वैसे ही सारे लड़के लड़कियां हूटिंग करना चालू कर दिया। हूटिंग की आवाज चारों तरफ उस अंधेरी रात में गूंज रही थी। तभी एक बार फिर से घोषणा हुई, लेकिन इस बार एक नई टीम ने हमें ज्वाइन किया है। टीम का नाम है शैडो राइडर। उसी समय 2 बाइक राइडर फुल स्वैग के साथ अपनी अपनी बाइक के साथ बिगिनिंग पॉइंट पर रुकी। उन दोनों बाइक राइडर की एंट्री सच में बहुत ही कमाल की थी। उन दोनों बाइक राइडर ने काले कपड़े पहने थे। अरे ये क्या? ये न्यू बाइकर क्या हमारे रॉकी का कॉपीकैट है, जो बिल्कुल उसके स्टाइल में एंट्री लिया है? वो भी लास्ट मोमेंट पर, एक लड़की ने गुस्से से कहा। उन दोनों राइडर में एक रॉकी है, ये सब पहचान गए थे, क्योंकि रॉकी के जैकेट पर उसके नाम का लोगो था। तो वही दूसरे राइडर का भी चेहरा बिल्कुल रॉकी की तरफ ढका हुआ था। सिर्फ उस राइडर की सिल्वर आंखें दिख रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उनमें से एक रॉकी था तो दूसरा बाइक राइडर नई टीम का ही राइडर होगा। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही रेसिंग शुरू हो चुकी थी। सारे राइडर फुल स्पीड में आगे चले गए। धीरे धीरे रेसिंग टफ होता जा रहा था। सारे बाइक राइडर्स एक दूसरे को बराबर मात दे रहे थे, लेकिन उनमें से 2 राइडर सबसे आगे थे। वो कोई और नहीं बल्कि वही सिल्वर आंखों वाला राइडर था, तो दूसरा रॉकी था। कौन है वो सिल्वर आंखों वाला राइडर? कौन जीतेगा रेसिंग कॉम्पिटिशन? और कहां पर है वो हरी आंखें वाला आदमी, अगर इंडिया में है तो? चैप्टर 9 विनर, माया की ब्यूटी। रेसिंग अब अपने पीक पॉइंट पर थी। सारे राइडर फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ एक दूसरे से बिट कर रहे थे। कभी कोई आगे निकल जाता तो कभी कोई। इस तरह से सब आगे बढ़ रहे थे। रात गहरी होते जा रही थी, जिस कारण चारों तरफ सन्नाटा पसरते जा रहा था। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी तो बस वो बाइक्स की आवाज जो अंधेरी रात में गूंज रही थी। वही इन सब से आगे वो सिल्वर आइज वाला राइडर और रॉकी बहुत ही आगे निकल चुके थे। जहां बाकी सब एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, तो इन्हें देखकर लग रहा था जैसा यही दोनों है बाइक रेसिंग में है और दूसरा कोई नहीं है। रॉकी और सिल्वर आंखों वाला राइडर एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। कभी रॉकी आगे निकल जाता तो कभी सिल्वर आंखों वाला राइडर। इस तरह से दोनों बाकी राइडर्स से बहुत ही आगे निकल चुके थे। देखकर लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को हराने के लिए बेताब हो। टाइम बीतता जा रहा था। अचानक से सिल्वर आंखों वाले राइडर अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दिया और फुल स्पीड के साथ आगे निकल गया, जिसे देख रॉकी ने भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दिया, क्योंकि सामने ही एंडिंग पॉइंट नजर आ रही थी। सिर्फ 10 मिनट की दूरी थी। जैसे ही ऑडियंस ने सामने से रॉकी को आता देखा, तो सब लोग ने रॉकी के नाम का हूटिंग चालू कर दिया। रॉकी और सिल्वर आंखों वाला राइडर अब तक एंडिंग पॉइंट के एकदम नजदीक आ चुके थे। इस समय माहौल एकदम इंटेंस हो चुका था। ये देखना दिलचस्प हो गया था कि आखिर सबसे पहले उन दोनों में से कौन एंडिंग पॉइंट को पार करेगा। रॉकी, 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 रॉकी। सारी लड़कियां रॉकी को देखकर पागल सी हो गई थी। वही मिडनाइट राइडर टीम के मेंबर्स भी रॉकी को चीयर करने लगे। वही दूसरी तरफ शैडो राइडर के सदस्य भी सिल्वर आंखों वाले राइडर को चीयर करने लगे, क्योंकि अब सिर्फ रॉकी और सिल्वर आइज राइडर ही एंडिंग पॉइंट के 2 कदम की दूरी पर थे। बाकी सारे राइडर पीछे ही थे। देखते ही देखते सिल्वर आइज वाले राइडर ने बाजी मार ली और एंडिंग पॉइंट को पार कर लिया। ये देख
कि शैडो टीम का राइडर जीत चुका है। सब हैरान रह गए क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी ये नई टीम राइडर मिडनाइट टीम के राइडर को नॉकआउट कर देगा। जहां पर सब हैरान थे तो वही शैडो टीम के मेंबर खुशी से झूम उठे। ये सब देख रॉकी भी चौंक गया था क्योंकि उसे लगता था कि बाइक रेसिंग में कोई भी उसको नॉकआउट नहीं कर सकता, लेकिन आज उसको किसी नई टीम के राइडर ने नॉकआउट कर दिया जिसका आज से पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था। तभी मिडनाइट राइडर की टीम का एक सदस्य रॉकी के पास आता है। रॉकी मेरे भाई, ये बंदा तो कमाल का निकला। लास्ट मोमेंट का एक्शन या फिर उसकी स्पीड देखने लायक थी। ऐसा लगा मानो जैसे कोई प्रोफेशनल राइडर बाइक रेसिंग कर रहा हो। तभी शैडो टीम का राइडर ने अपनी हेलमेट निकाली। हेलमेट निकलते ही उस राइडर के रेशमी बाल उसकी पूरी पीठ पर बिखर गए। सबकी नजर तो उसके चेहरे पर जा ठहरी। उसके गुलाबी पतले होंठ, उसकी चमकती सिल्वर आंखें, उसे के गोरे गाल और उसका परफेक्ट फिगर, कुल मिलाकर एकदम कातिल लुक था। ओह माय गॉड गाइस, ये तो कोई हसीना निकली, एक लड़के ने कहा। लड़के तो लड़के, सारी लड़कियां भी शैडो टीम के राइडर को ही देख रही थी। शैडो टीम की राइडर कोई और नहीं माया थी। माया किसी मॉडल की तरह लग रही है। तभी माया के पास उसकी टीम का एक लड़का आया और कहा, वेल डन माया, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना अच्छा रेसिंग करती हो। अभी वो लड़का कुछ और आगे कहता उससे पहले माया ने कहा, मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ, मुझे दूसरे काम भी है। इतना कहकर माया अपनी बाइक पर सवार होकर चल पड़ी। रॉकी और उसका दोस्त साहिल जो माया से ही मिलने आ रहे थे, जब दोनों ने देखा कि माया जा रही है, जैसे ही वो माया को रोके थे उससे पहले ही माया चली गई। दूसरी तरफ एक लग्जूरियस ब्लैक कार सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उस कार के अंदर एक आदमी बैठा था जिसने एक काले रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। आगे की सीट पर उसका असिस्टेंट और ड्राइवर था। अभी सब कार में शांति से बैठे हुए थे। तभी अचानक से उनकी कार पर फायरिंग होने लगी, जिसे महसूस कर वह आदमी जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने एकदम से अपनी आंखें खोल ली, जिस कारण उसकी हरी आंखें दिखने लगी। इस वक्त उस आदमी की आंखों में बेपनाह गुस्सा झलक रहा था। स्टॉप द कार, हरी आंखों वाले आदमी ने कहा। जैसे ही कार रुकी, वैसे ही पीछे की कार में बैठे आदमियों ने भी फायरिंग करना बंद कर दिया। कौन है वो लोग जो फायरिंग कर रहे हैं? अब क्या करेगा हरी आंख वाला आदमी? चैप्टर 10 रेहान कपूर आफाक। हरी आंखों वाले आदमी के कहने पर ड्राइवर ने कार रोक दिया। कार के रुकते ही कुछ आदमियों ने उनकी कार को घेर लिया, जिसे देखकर विक्की, जो ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उसने कहा, बॉस अब क्या करना है? विक्की के सवाल पूछने के बाद भी उस आदमी ने बिना कुछ जवाब दिए सीधे कार से बाहर निकला। अपनी कोट को ठीक करते हुए वो आदमी बाहर खड़े उन आदमियों को देखने लगा जिसने उनकी कार को ब्लॉक कर दिया है, जिस कारण उनकी कार आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। क्या बात है आरकेएफ, रेहान कपूर आज बिना किसी बॉडीगार्ड के अकेले निकले हैं, नॉट बैड। सोचो अगर इसी जगह तुम्हारी समाधि बना दिया जाए तो क्या होगा? मजा आएगा ना। एक आदमी पीछे वाली कार में से बाहर निकलकर आया और हरी आंखों वाले आदमी से कहा और अपनी बात बोलकर हंसने लगा। उसके साथ उस आदमी के साथी भी हंसने लगे। वही ये सब कुछ देखने के बावजूद हरी आंखों वाले आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन विक्की को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। विक्की थोड़ा आगे आते हुए उस आदमी के सामने खड़ा हो गया और गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बॉस का रास्ता रोकने की? इतना कहकर विक्की ने अपना गन निकाल लिया। विक्की अभी कुछ और आगे करता या कुछ बोलता, उससे पहले ही हरी आंखों वाले आदमी ने विक्की को रोक दिया। मानना पड़ेगा आर के, तुमने काफी ईमानदार और वफादार कुत्ते पाल रखा है, सामने खड़े आदमी ने कहा। सामने खड़े आदमी की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। वो क्या है ना, रेहान कपूर को अपनी हिफाजत के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तुम जैसे दो कोली के आदमी को अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी जरूरत जरूर पड़ेगी, आर के ने कहा। हाउ डरे यू? सामने खड़ा इंसान गुस्से से लाल हो चुका था रेहान की बात सुनकर। तभी रेहान ने एक बार फिर कहा, अगर तुम्हारी ये बकवास हो चुका हो तो अपने इन दो कोड़ी के आदमियों को कहो मेरे यानी रेहान कपूर के रास्ते से हट जाए, वरना अगली सुबह की किरण नहीं देख पाएंगे, आर के ने बेहद कठोर आवाज में कहा, जिसे सुनकर सामने खड़े आदमी के साथी अपने आप पीछे हो गए। ड्राइवर ने कार स्टॉप कर दी थी और रेहान भी अब कार के अंदर बैठ चुका था। कार फुल स्पीड के साथ चली गई। पीछे खड़ा आदमी सिर्फ देखता रह गया। आज नहीं तो कल रेहान कपूर, तुम मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर नाक जरूर रगड़ोगे, ये दिन भी बहुत जल्द आएगा, ये मेरा यानी रजत चौहान का वादा है। अगली सुबह एक छोटा से घर के अंदर एक बूढ़ी औरत खुद से बातें करती हुई बोली, ये लड़की भी मेरी कोई बात नहीं सुनती। बोला था मैंने कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन नहीं। अभी बूढ़ी औरतें खुद से बात कर ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उन्हें गले लगा लिया और एक प्यारी सी आवाज कानों में सुनाई पड़ी। क्या हुआ मेरी प्यारी सी दादी को? क्यों है इतने गुस्से में?
आवाज को सुनकर दादी माँ के चेहरे पर पहले तो एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन कुछ याद आते ही गुस्से में अपने सामने खड़ी लड़की के कान खींचते हुए बोली, गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ? बोलो, मैंने कहा था ना माया बेटा कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, घर चलाने के लिए मैं हूँ और अब मैं दुगनी मेहनत करूंगी। पहले मैं सिर्फ अकेली थी लेकिन अब तुम हो। मुझे पता है पढ़ाई लिखाई में कितने पैसे खर्च होते हैं, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करूंगी और ये मैं दिल से करूंगी। तुम अपने आप को मुझ पर बोझ मत समझो। मैंने कहने के लिए तुम्हें अपनी पोती नहीं माना, बल्कि मैं दिल से तुम्हें अपनी पोती मानती हूँ। अपनी दादी की बात सुनकर माया ने कहा, दादी माँ, जैसे आप मुझे अपनी पोती मानती हो दिल उस तरह से मैं भी आपको अपनी दादी माँ मानती हूँ, वो भी सच्चे दिल से। इसलिए आप मुझे आपका ख्याल रखने से मत रोकना। और दूसरी बात, मैंने घर का किराया दे दिया है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं और आप अब सिर्फ अपने हेल्थ का ध्यान रखना। आए इतना कहकर माया घर से बाहर चली गई। माया घर से थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई। खुद से कहा, कॉलेज के बहाने तो घर से चली आई, पर मुझे पता है बिना कॉलेज की फीस जमा करे कॉलेज में एंट्री तो नहीं मिलेगी। रेसिंग में जीते गए अमाउंट से तो मैंने घर का किराया और दूसरे कामों में लगा दिया। पहले मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, बिना पैसे के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अभी माया खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। माया ने जैसी ही कॉलर आईडी देखी तो उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। उसने फोन कॉल उठाया और अपनी कठोर आवाज में बोला, क्या काम है? दूसरी तरफ से किसी आदमी ने कहा, RK इंडिया आ चुका है, तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना है। आदमी की बात सुनकर माया बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, आई नो माई वर्क। इतना कहकर माया ने तुरंत फोन कॉल कट कर दिया। कौन है? रजत चौहान। क्या दुश्मनी है रेहान कपूर से? किसका फोन आया था माया को? चैप्टर 11 माया RK विलम में। फोन कट करने के बाद माया तुरंत अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल गई। माया एक छोटे से बेकरी शॉप पर काम करती थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अब तक रात के 9 बज गए थे। माया और दादी माँ ने खाना खा लिया था। दादी माँ, अब आप कमरे में जाए, मैं प्लेट धो दूंगी। माया ने दादी माँ की तरफ देखती हुई बोली। दादी माँ ने अपना सर हाँ में हिलाया और कमरे में चलेगी। माया ने भी कुछ ही देर में सारा काम समेटकर अपने कमरे में चली गई। ऐसे ही धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई। रात के 12 बजे माया अभी अपने बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी, तभी अचानक माया ने अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठ गई। माया ने एक नज़र वॉल क्लॉक की तरफ देखा, फिर बिस्तर से उतरकर वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में माया ऊपर से नीचे तक फुल ब्लैक आउटफिट में वॉशरूम से बाहर निकली। माया ने ब्लैक जीन्स के साथ एक ब्लैक हुडी कैरी किया हुआ था। माया ने कुछ सामान अपने छोटे से बैग में डाला और अपने कमरे के विंडो से बाहर निकली और बाइक पे जाकर बैठ गई। इसी बीच माया ने अपने चेहरे को भी मास्क से ढक लिया था, अब सिर्फ उसकी सिल्वर आइज दिख रही थी। माया की बाइक फुल स्पीड के साथ सड़क पर दौड़े जा रही थी। कुछ ही देर में माया ने एक बड़े से विला के बाहर अपनी बाइक रोकी। बाइक से उतरकर माया विला के बैक साइड चली गई, क्योंकि माया को विला के अंदर जाना था। मैं दूर से जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। माया विला के अंदर जाने से पहले उसने अपना टैबलेट बाहर निकाला और कुछ करने लगी। लगभग 5 मिनट के बाद माया ने अपना टैबलेट वापस अपने बैग में रखा, फिर दीवार कूदकर विला के अंदर चली गई। माया को ये बात बहुत अजीब लग रही थी। विला की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। माया को ये एहसास हो रहा है जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन आज माया को अपना काम पूरा करना ही था, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। माया सीधे विला के अंदर एंटर करती है। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, इसीलिए माया ने एक छोटी सी टॉर्चर ऑन कर ली। माया डायरेक्ट सेकंड फ्लोर के एक रूम के बाहर खड़ी हो गई। माया ने एक गहरी सांस ली और कमरे के अंदर चली गई। माया लगभग 10 मिनट तक कमरे में कुछ ढूंढती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। माया फिर से एक गहरी सांस ली और फिर से ढूंढना चालू कर दिया। ऐसे करते करते आधा घंटा बीत गया। माया अब तक बहुत ज्यादा निराश हो गई थी, जिस कारण उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन और गुस्सा नजर आने लगा, लेकिन मास्क के कारण उसके चेहरे के भाव कोई नहीं देख सकता था। माया ने अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद कर ली और खुद से मगर धीमी आवाज में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो फाइल इस RK के पास ही होनी चाहिए, फिर फाइल यहाँ नहीं है तो कहाँ है? माया अभी खुद से ही सवाल कर ही रही थी कि तभी कमरे में किसी की आवाज गूंजी, यहाँ है फाइल, यानी RK के पास। माया आवाज सुनकर पीछे मुड़ी और देखा, ठीक उसके पीछे कुछ कदमों की दूरी पर एक आदमी खड़ा था, जिसके एक हाथ में फाइल थी। माया एक पल के लिए तो सहम गई, लेकिन तुरंत ही माया ने अपने आप को संभाल लिया। वही RK माया की सिल्वर आई को ध्यान से देख रहा था। इस वक्त RK के मन में क्या चल रहा था वो सिर्फ वो खुद ही जानता था। RK धीरे धीरे माया के एकदम नजदीक आकर खड़ा हो गया और माया को देखते हुए कहा, क्या हुआ? फाइल नहीं चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मिस सिल्वर आइज RK के विला में तुम एंटर करोगी और फिर फाइल लेकर गायब हो जाओगी? RK ने मजाकिया भरे स्वर में कहा।
वही माया बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर्फ आरके को देख रही थी। उसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला था, शायद वो अभी कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। जिसे देखकर आरके ने कहा, व्हाट हैपेंड मिस सिल्वर आइज? क्या हुआ, फाइल नहीं चाहिए क्या? मुझे लगा तुम मेरे साथ फाइल के लिए दो दो हाथ करोगी, लेकिन ये क्या, तुम तो किसी मूर्ति की तरह सिर्फ खड़ी हो। आरके ने इस बार बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। माया जो अब तक बिल्कुल चुप खड़ी थी, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सीधे अपनी बात आरके से कह दिया, यस आई वॉन्ट दिस फाइल। और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हें पहले से ही पता होगा कि मैं यहाँ जरूर आऊंगी, इसलिए तो मैं विला के अंदर बिना किसी प्रॉब्लम के चली आई, क्योंकि तुम चाहते थे। एम आई राइट मिस्टर रेहान कपूर? माया अपना सवाल पूछने के बाद रेहान कपूर को ही देखने लगी। रेहान कपूर माया की स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुनकर उसके होठों पर एक कातिल मुस्कान आ गई, जिसे देख पता नहीं क्यों पर माया दिल जोर से धड़कने लगा। एक तो पहले से ही रेहान का वो हैंडसम चेहरा देखकर पता नहीं उसे क्या हो रहा था, वो खुद ही समझ नहीं पा रहा थी। माया की नजर रेहान के बाएं कान पर गई, जिसमें रेहान ने एक ब्लैक स्टर पहना हुआ था। रेहान कपूर मैगजीन और अखबार में जितना हैंडसम और आकर्षक दिखता था, उससे कई गुना ज्यादा हकीकत में हैंडसम और आकर्षक दिखता था। किस फाइल को लेने माया आरके के विला चली आई? ऐसा क्या है उस फाइल में? माया कैसे जानती है? चैप्टर 12, गुस्सा और रोमांस। वाओ मिस सिल्वर आइज, यू आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई लाइक इट। आरके ने कहा, मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सो प्लीज मुझे वो फाइल दे दो, शांति से माया ने इरिटेटिंग टोन में कहा। अच्छा, तुम्हें ये फाइल चाहिए? वो भी शांति से चाहिए? इतना कहकर रेहान कपूर जोर जोर से हंसने लगा। रेहान ने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया, एक बार फिर से माया से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये फाइल इतने आसानी से दे दूंगा? शायद तुम्हें नहीं पता, रेहान कपूर बिना अपने फायदे के कोई काम नहीं करता। माया रेहान की बातें सुनकर गुस्से से कहा, ये फाइल तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम्हें ये फाइल मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यू आर राइट, ये फाइल मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम की तो है। भले मुझे फाइल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें है। आफ्टर ऑल इस फाइल के अंदर कई सारे फॉर्मूले हैं और ब्लूप्रिंट भी तो है तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी तुमको सख्त जरूरत है, इसलिए तो मैंने आज तक ये फाइल संभाल के रखी है। तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए। अब तक माया का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचा चुका था। माया ने एकदम से रेहान कपूर का कॉलर पकड़ लिया और अपने दांत भिजते हुए बोली, यू नो व्हाट एम आर रेहान कपूर, आई डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट ऑन अ गाइज लाइक यू। माया के इस तरह से कॉलर पकड़ते ही रेहान कपूर एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया। आसपास का माहौल एकदम सर्द हो गया, जिसे महसूस कर माया की पकड़ रेहान के कॉलर पर ढीली पड़ गई। रेहान कपूर ने एकदम से माया के गले को पकड़कर दबाने लगा। माया की आंखें बड़ी हो गईं। रेहान कपूर की पकड़ माया के गले पर धीरे धीरे टाइट होते जा रही थी, जिसे महसूस कर माया झटपटाने लगी। छोड़ो, मुझे जाने दो, माया ने अपनी धीमी आवाज में कहा। माया की बात सुनकर और उसको हफ्ता देखा रेहान ने माया के गले को छोड़ दिया। रेहान के गला छोड़ते ही माया जोर जोर से खांसने लगी। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत, रेहान कपूर ने अपने कठोर लहजे में कहा। ठीक है, नहीं करूंगी, मुझे बस मेरी फाइल वापस कर दो, इसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। माया ने इस बार शांति से जवाब दिया। नो मिस सिल्वर आइज, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, भले हमारे रास्ते अलग अलग हो पर मंजिल एक ही होगा। आरके ने कहा, रही बात फाइल की तो मैं तुम्हें फाइल दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। माया ने जैसी ही शर्त वाली बात सुनी तो उसने तुरंत रेहान से पूछ ही लिया, कौन सी शर्त? माया के चेहरे के भाव भले ही रेहान नहीं देख पा रहा था, क्योंकि अभी तक माया ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन माया के बातों में जो उतावलापन था उसे महसूस करके रेहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। रेहान ने कहा, वही जो 2 साल पहले अधूरा रह गया था उसे पूरा कर देते हैं। आई मीन हमारा अधूरा रोमांस। भले ही मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, लेकिन तुम्हें मैंने उस अंधेरी रात में महसूस किया था, तुम्हारा वो सेंसिटिव। इसके आगे रेहान अभी कुछ कहता उसने पहले ही माया ने अपना एक हाथ रेहान के मुंह पर रख दिया। इस समय माया के दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़क रहा था। माया का चेहरा पूरा लाल हो चुका था, कुछ शर्म से तो कुछ गुस्से से। चुप, एकदम चुप, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? माया ने हकलाते हुए कहा। माया की धड़कने सुनकर रेहान के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई। रेहान ने अपने दोनों हाथ को दीवार पर टिका दिया, जिस वजह से माया रेहान और दीवार के बीच में फंस गई थी। रेहान माया के ऊपर झुक गया और उसके सिल्वर आइज को ध्यान से देखते हुए कहा, आर यू ब्लशिंग बेबी डॉल? रेहान की सेडक्टिव वॉइस सुनकर माया का दिल किसी मेट्रो ट्रेन की स्पीड से भाग रहा था। माया ने जैसे तैसे खुद पर काबू पाया। अभी माया ने खुद पर थोड़ा सा काबू पाया ही था कि तभी रेहान ने अपने होठ माया के गले पर रख दिया और बाइट कर लिया, और जहां पर बाइट किया था उसी जगह पर धीरे धीरे सक करने लगा।
माया की सांसें तेज चलने लगी। माया ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। माया पूरी कोशिश कर रही थी कि वो बेहके नहीं, पर रेहान माया को सिड्यूस कर रहा था। माया रेहान के होठ अपने गर्दन पर साफ महसूस कर सकती थी। रेहान के शक करने से माया की उत्तेजना भी बढ़ती जा रही थी। 2 साल पहले की क्या कहानी है माया और रेहान की? क्या शर्तें हैं रेहान की फाइल देने के बदले? चैप्टर 13 रेहान की जलन और माया का शर्माना। रेहान के बाइट और शक करने से माया की सिसकियां निकलने लगी। रेहान धीरे धीरे थोड़ा वाइल्ड हो रहा था। रेहान अपना एक हाथ माया के हुडी के अंदर ले जाने लगा और माया के कमर को सहलाने ही लगा था कि तभी कमरे में विक्की एंटर करता है और बिना सामने देखे ही जोर से कहा, बॉस। अभी विक्की ने इतना ही कहा था कि सामने का नजारा देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विक्की इतना शॉक्ड हो गया था कि उसके हाथ से उसका खुदा का फोन गिरते गिरते बचा। वही माया और रेहान जो किसी दूसरे ही दुनिया में खो गए थे। विक्की के इस तरह आवाज देना से पहले तो वो हड़बड़ा गए, फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। माया ने तुरंत रेहान को खुद से दूर कर दिया। हाउ डरे यू कम इनसाइड विदाउट माई परमिशन? रेहान ने गुस्से से विक्की की तरफ देखते हुए कहा। विक्की जो अभी भी शॉक था, रेहान कपूर की आवाज सुनकर एकदम से होश में आया। विक्की ने हकलाते हुए कहा, सॉरी बॉस, वो मुझे लगा आप अंदर अकेले ही होंगे, क्योंकि आप हमेशा अकेले ही रहते हैं ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके रूम में कोई लड़की होगी और आप उसके साथ। अभी विक्की ने इतना ही कहा था कि तभी रेहान ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप, नेक्स्ट टाइम डोंट एंटर इन माई रूम विदाउट माई परमिशन। वही माया जो अब तक चुपचाप थी, उसने कहा, मिस्टर रेहान कपूर, मुझे मेरी फाइल वापस दे दो। माया की आवाज सुनकर विक्की और रेहान दोनों ने एक साथ माया की तरफ देखा। विक्की की नजर जैसे ही माया की तरफ गई वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। विक्की की नजर भी सबसे पहले माया की सिल्वर आंखों पर गई। विक्की आगे आया और माया के सामने जाकर खड़ा हो गया। विक्की का इस तरह आगे आना रेहान को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिस कारण रेहान के एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया। वही विक्की इन सब चीजों से अनजान माया के सामने खड़ा था और माया की तरफ एक्साइटमेंट से देखा रहा था। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ दिन पहले ही मैंने भगवान से प्रार्थना की था कि वो मुझे आपसे मिलवा दे और आज भगवान ने मुझे आपसे मिलवा दिया, विक्की ने खुश होते हुए कहा। माया की आंखें भी विक्की को देखकर सॉफ्ट हो गई थी। माया के आंखों में विक्की के लिए सॉफ्टनेस देख रेहान का गुस्सा विक्की के लिए और भी बढ़ गया। विक्की अपने बॉस के रिएक्शन से अनजान अभी भी बकबक करने में लगा हुआ था। विक्की ने इस बार खुद को माया से इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो एम.एस., मेरा नाम विक्की है और मैं आपका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, वो भी आज से नहीं 2 साल पहले से ही। पिछली बार तो मैं आपसे मिल नहीं पाया था, लेकिन अच्छा हुआ कि आज आखिरकार आपसे मिल पा रहा हूँ। माया ने भी विक्की से हाथ मिलाया। वही रेहान जो ये सब देखकर गुस्से से विक्की को ही देख रहा था। माया को भी विक्की से हाथ मिलाता देख रेहान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। माया जो अभी विक्की से कुछ कहती उससे पहले ही रेहान ने उन दोनों का हाथ अलग कर दिया और उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। विक्की और माया हैरानी से रेहान को देखने लगे। मिस सिल्वर आइज, तुम यहाँ फाइल लेने के लिए आई थी या हाथ मिलाने? रेहान ने गुस्से से माया को घूरते हुए बोला। अब माया ने भी गुस्से से कहा, मैं यहाँ पर फाइल लेने ही आई थी, लेकिन तुम मुझे फाइल दे कहाँ रहे हो? पूर्ण विराम। कौन सी फाइल की बात आप दोनों कर रहे हो? विक्की ने सवाल किया। एक बार फिर विक्की ने कहा, जब मैं अंदर आया तो आप दोनों कुछ और ही कर रहे थे। विक्की ने ये बात किसी शर्मीली लड़की की तरह शर्माते हुए कहा। वही विक्की की बातें सुनकर माया जो कुछ देर पहले उसके और रेहान के बीच जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ भूल गई थी। थोड़ी देर के लिए वो एक एक करके सारे पल फिर से याद आने लगे, जिसे याद करके माया के गाल लाल हो गए थे। वो तो अच्छा था कि माया ने मास्क पहना हुआ था, वरना माया के टमाटर की तरह लाल गाल सबके सामने दिखाई देते। वही विक्की की बात सुनकर माया से उल्टा रेहान का रिएक्शन था। जहां माया शर्म से पानी पानी हो रही थी, तो वही द रेहान कपूर AKARK के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। भले ही माया ने मास्क पहनना हुआ था, फिर भी माया की वो शर्म से झुकी पलकें ये बताने के लिए काफी था कि माया इस वक्त कैसा महसूस कर रही है। रेहान उसकी वो खूबसूरत आंखों में कहीं खो जाना चाहता था, उसका वो शर्म से लाल चेहरा दिखाना चाहता था, उसके वो शर्म से लाल गालों को चूमना चाहता था। कैसे जानती है माया रेहान और विक्की को? क्या माया और रेहान करते हैं एक दूसरे को पसंद? क्या रेहान के अरमान होंगे कभी पूरे? चैप्टर 14 रेहान के इरादे और मिस्टर कुलकर्णी का कॉल। रेहान अभी खुली आंखों से सपना देख ही रहा था कि तभी एकदम से उसे झटका लगता है। दरअसल जब रेहान अपनी ही सोच में कहीं गुम था, इस बात का फायदा उठाते हुए माया ने झट से रेहान के हाथ से फाइल छीन ली थी। रेहान कभी माया को देखता तो कभी अपने खाली हाथ को, जिसमें कुछ देर पहले फाइल पकड़ी हुई थी। ये मोमेंट थोड़ा फनी मोमेंट की तरह हो गया था, जिसे देखकर विक्की की हंसी छूट जाती है।
विक्की को हंसता देख रेहान को उस पे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एक तो पहले से ही विक्की ने उसका माया यानी उसकी बेबी डॉल के साथ क्वालिटी टाइम खराब कर दिया था। रेहान को जब विक्की और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने गुस्सा से विक्की को एक नजर देख और कहा, विक्की मुझे लगता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा फ्री टाइम है, तभी तो तुम आराम से मेरे सामने खड़े हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम साउथ अफ्रीका में जो नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसको खुद तुम पर्सनली हैंडल करोगे। रेहान की बात सुनकर विक्की को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वॉट? विक्की के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकले थे। विक्की होश संभालते हुए कहा, नहीं 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 बॉस, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो इस बार कोई गलती भी नहीं की है। जो काम आपने दिया मैंने उसे अच्छे तरीके से किया, फिर भी आप मुझे साउथ अफ्रीका क्यों भेजना चाहते हो? विक्की ने उदास होते हुआ कहा। अच्छा तो तुम्हें साउथ अफ्रीका नहीं जाना? रेहान ने कहा। विक्की ने भी झट से हाँ में सर हिलाया, मानो कह रहा हो कि उसे सच में साउथ अफ्रीका नहीं जाना। अभी रेहान विक्की के साथ बातों में उलझा हुआ था कि तभी उसकी नजर उस जगह पर गई जहां पर कुछ देर पहले माया खड़ी थी, पर अब वहां कोई नहीं था। रेहान जल्दी से विंडो के पास गया और उसने नीचे देखा तो माया अपनी बाइक पर सवार थी। माया भी ऊपर सर किए हुए रेहान को ही देख रही थी, मानो कह रही हो जो मुझे चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। माया ने अपना एक आंख विंक की और बाइक स्टार्ट करके चली गई। डैम इट, रेहान ने एक हाथ झटकते हुए कहा। बॉस अब क्या फायदा, MS तो चली गई और मैंने तो उनसे उनका नाम भी नहीं पूछा, विक्की ने कहा। रेहान जो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था विक्की की बात सुनकर, अब रेहान का मन कर रहा था कि विक्की की जान ले ले। रेहान ने एक फ्लावर पॉट उठाया कर जमीन पर दे मारा, जिस कारण फ्लावर पॉट टूट गया। फ्लावर पॉट टूटने की आवाज से विक्की ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जाकर विक्की ने महसूस किया कि उसका बॉस इस वक्त कितना ज्यादा चिढ़ा हुआ है। विक्की को अब यहाँ से जाने में ही उसे अपनी भलाई नजर आ रही थी। चले जाओ, रेहान ने गुस्से से कहा। विक्की को भी इसी मौके का इंतजार था, फिर क्या था, वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। चाहे जितना चाहो उतना मुझसे दूर भाग लो, लौट कर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। जितनी जल्दी में तुम मुझसे दूर भागी हो उतनी ही जल्दी मेरे पास वापस भी आओगी। कुछ पल के चुप्पी के बाद रेहान अपने पैंट की जेब में से एक फोटो निकली, वो माया की थी। उस पिक में भी माया के चेहरे पर मास्क था। रेहान ने माया की तस्वीर को बेहद सेंसुअली टच करते हुए कहा, यू नो व्हाट बेबी डॉल, बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपनी कैद में ले लूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और रही बात तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर तो तुम खुद ही अपने फेस रिवील के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी भी रिवील करोगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। इतना कहकर रेहान ने माया की तस्वीर को चूम लिया। दूसरी तरफ माया अब तक घर पहुंच गई थी। अब तक रात के 3 बज चुके थे। माया अपने कमरे में आते ही फाइल को दराज के अंदर रख दिया और वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में माया अपनी नाइट ड्रेस में बाहर आ गई और बिस्तर पर कंबल ओढ़कर सो गई। अगली सुबह माया अभी तक सो रही थी। आज रविवार था इसलिए दादी माँ ने भी माया को नहीं उठाया और वो अपने काम करने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगे और अब दोपहर के 11 बज गए थे। दादी माँ ने देखा कि अब तक माया नहीं जागी है तो वो माया के कमरे में आती है और माया के माथे पर हाथ रखकर तापमान जांचने लगती है। उनको लगा कि कहीं माया की तबीयत तो खराब नहीं, कहीं बुखार तो नहीं। ये सब सोचकर दादी माँ माया को चेक करने लगी। जब उनको तसल्ली हो गई कि माया बिल्कुल ठीक है तब जाकर उन्हें एक राहत महसूस हुआ। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, फिर माया इतनी देर से क्यों सो रही है? ये सोचकर अभी वो माया को उठाती उससे पहले ही माया ने अपनी आंखें खोल दी। माया ने अपनी प्यारी आवाज में दादी माँ को गुड मॉर्निंग विश करती है। दादी माँ ने रिप्लाई में मुस्कुराते हुए कहा, शुभ प्रभात नहीं बेटा, शुभ दोपहर विश करो, क्यों की सुबह नहीं दोपहर है। दादी माँ की बात सुनकर माया ने वॉल क्लॉक की तरफ देखा। सॉरी दादी माँ, पता नहीं कैसे आज नींद खुली ही नहीं, माया ने कहा। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी लो, दादी माँ ने कहा और कमरे से बाहर चली गईं। दादी माँ के जाने के बाद माया भी वॉशरूम जाने के लिए उठी थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। माया ने कॉलर आईडी देखी जिस पर MR कुलकर्णी शो हो रहा था। क्या सच में रेहान कपूर कर लेगा माया को कैद? क्या माया को पता चल पाएगा रेहान कपूर के इरादे? कौन है मिस्टर कुलकर्णी जिसका फोन माया को आया है? चैप्टर 15 सीक्रेट लैब और सिस्किया। माया ने जैसा ही MR कुलकर्णी का नाम फ्लैश होते हुए देखा तो माया ने जल्दी कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, आप कब तक आ रही है बॉस? सामने वाले आदमी की बात सुनकर माया ने सिर्फ 3 शब्द में जवाब दिया, आ रही हूँ। इतना कहकर माया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वही वो आदमी अभी भी फोन को कान से लगा रखा था। अभी वो कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन उसे पहले ही माया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन काटने की आवाज सुनकर वो आदमी ने एक नज़र फोन को देखा और खुद से कहा,
ओ गॉड, बॉस से बात करना कितना ज्यादा मुश्किल है, और ना जाने कब बॉस बोलना सीखेगी हाँ या ना के सिवा। वैसे भी कुछ बोलती ही नहीं, और अगर बोलती है भी तो आधी अधूरी बातें ही बोलती है। इतना कहकर उसने अपना सर हिलाया और अपने काम में लग गया। वही माया फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद फ्रेश होने चली गई थी। कुछ देर में माया आईएल और डाइनिंग टेबल पर लंच लगाने में दादी माँ की मदद करने लगी, और फिर दोनों दादी पोती ने साथ में नाश्ता किया। 1 घंटे बाद माया इस वक्त एक पुराने से घर के बाहर खड़ी थी। बाहर से वो घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। देखकर ही लग रहा था कि वो घर काफी ज्यादा पुराना है, जैसे काफी सालों से वहां कोई आता जाता ना हो। माया अपनी बाइक से उतरी और घर की तरफ बढ़ गई। माया घर के बाहर खड़ी होकर उस दरवाजे को देख रही थी, जो दिखने में तो किसी सामान्य दरवाजे की तरह ही था, पर हकीकत में वो दरवाजे पर एक एडवांस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, जिस कारण बहुत बार आसपास के लोगों ने घर के अंदर जाने की कोशिश भी की थी, पर दरवाजा किसी से कभी खुलता ही नहीं था। एक बार तो किसी ने घर को कब्जा करने की कोशिश की थी, पर मिस्टर कुलकर्णी ने हमेशा उन सब के इरादे पर पानी फेर दिया। मिस्टर कुलकर्णी कौन है वो आगे की कहानी में पता चल जाएगा। माया ने जल्दी से अपनी आंखों को स्कैन करवाया और एक पासवर्ड एंटर किया, तब जाकर दरवाजा खुलता है। माया दरवाजा खुलते ही घर के अंदर एंटर करती है। घर के अंदर आते ही माया ने आसपास देखा। माया यहाँ पर पहली बार ही आ रही थी, और माया ने जो प्रॉपर्टी पेपर विनोद सिन्हा से लिया था वो इसी घर का था। माया को याद था पास्ट लाइफ में जब इस घर का सीक्रेट्स विनोद सिन्हा को पता चला था, तब विनोद सिन्हा ने उसकी माँ काया के सारे एडवांस आविष्कार और कुछ फॉर्मूलों को पैसे के लालच में ब्लैक मार्केट में बेच दिया था। काया सिन्हा ने अपने आविष्कार को हमेशा दुनिया से छुपा कर रख था, जिसे कोई उनके द्वारा बना गया आविष्कार का गलत इस्तेमाल ना करे, ना ही किसी गलत हाथों में जाए। लेकिन पास्ट लाइफ में माया अपनी माँ काया के आविष्कार को गलत हाथों में जाने से नहीं बचा पाई थी, इसलिए माया ने इस जन्म में सबसे पहले विनोद सिन्हा से प्रॉपर्टी पेपर हासिल किया था, जिससे उसकी माँ का आविष्कार सुरक्षित रहे और किसी गलत हाथों में ना जाए। माया ये सब सोचते हुए एक कमरे में चली जाती है। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 2 कमरे और एक किचन और एक छोटा सा हॉल था। माया ने कमरे में रखा एक टेबल साइड किया और नीचे बिछी हुई कार्पेट को हटाया तो सामने एक लकड़ी का छोटा सा दरवाजा था। माया ने उस दरवाजे को खोला और नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां को देखा। माया जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतारी और सामने की तरफ देखी तो एक 35 से 40 साल के बीच का आदमी सफेद कोट और हाथों में दस्ताने पहने हुए कुछ अलग अलग लिक्विड्स के साथ प्रयोग कर रहे थे। नीचे एक अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब बना हुआ था। माया जल्दी से उस आदमी के पास पहुंची। ये कोई और नहीं मिस्टर कुलकर्णी थे। मिस्टर कुलकर्णी का पूरा नाम ओम कुलकर्णी है। एमआर कुलकर्णी ने जैसे ही अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील की तो वे तुरंत पीछे मुड़कर देखे। दूसरी तरफ एक आलीशान विला के एक कमरे में किसी लड़की की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी, तो वही उसी कमरे में ही लड़की के साथ साथ किसी आदमी की तेज चलती सांसें की शोर भी पूरे कमरे में गूंज रही थी। बिस्तर पर वो दोनों एक ही कंबल के अंदर एक दूसरे से लिपटे हुए थे और अपनी अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। कौन है एम.आर. कुलकर्णी? क्यों आए हैं माया ओम कुलकर्णी से मिलने? और कौन है वो 2 लोग? 16 राजत चौहान और रेहान मिस हर बेबी डॉल। चैप्टर 16 राजत चौहान और रेहान मिस हर बेबी डॉल। अभी वो लड़की और आदमी एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि तभी कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर भी पहले तो दोनों ने इग्नोर किया, लेकिन कमरे के बाहर खड़ा आदमी लगातार दरवाजे पर नॉक किए जा रहा था, जिस कारण दोनों लोग डिस्टर्ब होने लगे थे। आदमी गुस्से से लड़की के ऊपर से हटता है और साइड में पड़ा हुआ बाथरोब पहनता है। दरवाजा खोलने से पहले उस आदमी ने एक नजर लड़की को देखा, जो खुद भी अपने कपड़े जल्दीबाजी में पहन रही थी। लड़की के चेहरे पर भी चिड़चिड़ापन साफ नजर आ रहा था। आदमी ने लड़की को इग्नोर किया और दरवाजा खोलने चला गया। आदमी ने गुस्से से दरवाजा खोला और देखा तो उसका असिस्टेंट सर झुकाए हुआ खड़ा था। अगर कोई बड़ी बात नहीं हुई तो याद रखना आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आदमी ने गुस्से से कहा। ये आदमी कोई और नहीं रजत चौहान था। जो लड़की रजत के साथ थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अपने बॉस की बात सुनकर मानव थोड़ा डर गया, लेकिन मानव जानता था जो बात वो बताने आया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव को अपने में ही खोया हुआ देख रजत को और ज्यादा इरिटेशन महसूस होने लगा। मानव बेदी। रजत ने गुस्से से दहाड़ और मानव का नाम लिया। इतनी तेज आवाज सुनकर मानव डर गया और जल्दी से रजत से कहने लगा, बॉस आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता पर आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मानव के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन देख रजत थोड़ा शांत हुआ और कहा, कैसी इम्पोर्टेंट बात? मानव ने कहा, सर बात आर के से रिलेटेड है।
आरके का नाम सुनकर और ये जानकर कि इम्पोर्टेंट बात रेहान कपूर से जुड़ी है तो रजत के चेहरे पर भी सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। रजत ने इशारों से ही मानव को आगे बोलने का इशारा किया। मानव अभी कुछ कहता उससे पहले वो लड़की बाहर आ गई, जिसे देख मानव और रजत दोनों का ध्यान अब लड़की पर चला गया। लड़की अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि उससे पहले रजत ने ही बोल दिया, निया अभी तुम जाओ, यहाँ से बाद में बात करते हैं। लड़की का मुंह बन गया और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। लड़की के जाते ही रजत ने एक फिर मानव को देखा। मानव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बॉस, जो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिलने वाली थी उसे भी रेहान कपूर ने अपने नाम कर लिया। मानव की बात सुनकर रजत के चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन आ गए। रजत ने गुस्से से मानव को देखते हुए कहा, ये सब कब हुआ और वो डील हमारे साथ होने वाली थी ना, और सामने वाली पार्टी भी सहमत थी तो फिर। रजत ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। दूसरी तरफ सीक्रेट लैब में ओम कुलकर्णी ने पीछे मुड़कर माया को देखा और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। माया बिना किसी भाव से ओम कुलकर्णी को देख रही थी। फाइनली बॉस आप आ गई, ओम कुलकर्णी ने खुशमिजाज आवाज में कहा। माया तुरंत आगे आए और ठीक मिस्टर कुलकर्णी के बाबा में आकर खड़ी हो गई। माया ने कहा, एंटीटोड बनाने की प्रोसेस कहाँ तक पहुंची? अब मिस्टर कुलकर्णी भी सीरियस हो गए और कहा, 50% तो पूरा हो गया है, बाकी के 50% तो अब उस फाइल पर डिपेंड करता है, क्योंकि आगे की प्रोसेस के डिटेल्स उस फाइल में लिखा हुआ है। लेकिन वो फाइल। अभी मिस्टर कुलकर्णी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही माया ने एक फाइल आगे बढ़ा दी। फाइल देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गईं। ओम कुलकर्णी ने फाइल को जल्दी से लिया और खोल के देखा तो चौंक गए। ये क्या है? इसमें वो पेपर ही नहीं जिसकी हमको जरूरत है, ओम कुलकर्णी ने कहा। माया जो दस्ताने पहन रही थी उसके हाथ ओम कुलकर्णी के बात सुनकर रुक गया। माया ने फाइल अपने हाथ में लेकर चेक करने लगी तो सच में जिस पेपर की जरूरत उनको थी वो पेपर फाइल से गायब थी। माया ने गुस्से से सिर्फ 2 शब्द अपने मुंह से निकाले, रेहान कपूर। आरके इंडस्ट्रीज। आरके इंडस्ट्रीज जो कई एकड़ में फैला हुआ था, वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनियों में से एक थी। 19th फ्लोर के केबिन में विकी रेहान को कंपनी से रिलेटेड अपडेट दे रहा था। और हाँ बॉस, हमें वो प्रोजेक्ट मिल चुकी है जिसके पीछे रजत चौहान ने काफी पैसे खर्च किए थे, विकी ने कहा। विक्की की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऑल राइट, अब तुम जाओ यहाँ से, रेहान ने कहा। रेहान की बात सुनकर विक्की केबिन से बाहर चला गया। विक्की के जाते ही रेहान ने माया की फोटो ड्रॉअर से निकाली और जुनून के साथ माया की तस्वीर को देखने लगा। बेबी डॉल, उस दिन तो मुझसे फाइल छीन कर भाग गई थी, वो भी बिना ये बात जाने कि फाइल के अंदर सारे पेपर्स हैं भी या नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद फिर से रेहान की आवाज केबिन में गूंजी। रेहान ने कहा, तुम्हें पता है मैंने पहले ही फाइल में से पेपर गायब कर दिया था और तुम बिना जाने फाइल लेकर मुझसे दूर भाग गई। और अब तुम इसी पेपर को लेन वापस मेरे पास आओगी। एंड आई रियली मिस योर बेबी डॉल। और जल्दी ही मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा, जिसे तुम मुझे छोड़कर कभी ना जा पायो, रेहान ने बेहद कामुक आवाज में कहा और फिर माया की फोटो को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। क्या रजत चौहान चुप बैठा रहेगा या फिर लेगा बदला रेहान कपूर से? क्या माया जाएगी रेहान के पास पेपर लेने? क्या रेहान बना पाएगा माया को हमेशा के लिए अपना? चैप्टर 17 आमने सामने और बहकाना। रात का वक्त। माया इस वक्त एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। ये दिल्ली के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में से एक था। लोगों के बीच ये रेस्टोरेंट काफी मशहूर था। ज्यादातर लोग अपनी अमीरी को शो करने के लिए और अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए इसी रेस्टोरेंट में आते थे। मिडिल क्लास फैमिली का यहाँ आना तो पॉसिबल ही नहीं था। इस रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी, क्योंकि यहाँ पर आने वाले सारे लोग कोई ना कोई बिग शॉट ही होता था। माया अभी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर ही हुई थी कि तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दिया। माया ने आवाज को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगी, लेकिन माया अभी एक भी कदम आगे बढ़ाती उससे पहले ही पीछे खड़ी सुनैना माया के सामने आकर खड़ी हो गई। सुनैना को अपने सामने देख माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। वही सुनैना माया को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। सुनैना ने अपने मन में कहा, मुझे तो लगा ये बहन जी किसी सड़क पर बैठकर भीख मांगते हुए दिखेगी, लेकिन ये इस महंगे रेस्टोरेंट में दिख जाएगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। सुनैना ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, ओ माय गॉड दीदी, आप मुझे इस तरह रेस्टोरेंट में मिल जाएगी इसकी उम्मीद नहीं की थी, मुझे लगा आप। अभी सुनैना ने इतना ही कहा था कि उसके बातों को बीच में काटते हुए माया बोल पड़ी, तुम्हें लगा कि मैं किसी सड़क पर बैठकर भीख मांग रही होगी? माया को ऐसी सीधी बात करते हुए देख सुनैना चुप हो गई। क्या ये गंवार किसी के मन की बात भी पढ़ सकती है? सुनैना ने खुद से ही कहा। नहीं दीदी, आप कैसी बात कर रही हैं, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। वैसे दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुनैना ने खिसियानी हंसी हंसते हुए माया के सामने अपनी बात रखी।
सुनैना के ऐसे बार बार सवाल पूछने से माया इरिटेट हो रही थी। माया जवाब देने के बजाय सुनैना से ही सवाल करते हुए पूछी, ये तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ ना सुनैना कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुनैना जो माया से जवाब की उम्मीद कर रही थी उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माया उससे ही सवाल पूछेगी, क्योंकि आज से पहले माया ने सवाल के बदले सवाल किसी से नहीं पूछा था। सुनैना को माया अब बहुत अजीब लगती थी, खासकर के उस रात के बाद से जब माया नशे के हालत में घर वापस आई थी। विनोद सिन्हा को पलटकर जवाब देना, ये सब कुछ लीला और सुनैना बहुत ही अजीब लगा था। अभी सुनैना अपनी ही सोच में गुम थी, तभी माया की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी जो कह रही थी, अगर तुम्हारा पूछताछ खत्म हो गया हो तो अब हटो मेरे रास्ते से। नहीं, आप अभी नहीं जा सकती, मेरा मतलब है हम अभी तो मिले हैं, क्यों ना हम साथ में डिनर कर ले। ऐसे भी मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और आप भी यही हो तो हमारे साथ ही डिनर कर लीजिए। सुनैना ने माया का रास्ता रोकते हुए कहा। अब माया को सुनैना पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो यहाँ पर आरके से मिलने आई थी, लेकिन सुनैना उसका टाइम वेस्ट कर रही थी। माया ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, देखो मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती। इतना कहकर माया आगे जाने लगती है। खुद को इग्नोर होता देखा सुनैना को भी माया पर गुस्सा आने लगा। सुनैना ने मन में ही कहा, ये बहन जी कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है। दीदी क्या आप मुझसे नाराज हो जो आप मेरे साथ डिनर भी नहीं कर सकती? सुनैना ने उदास होते हुए कहा। माया अच्छे से सुनैना की चाल समझ रही थी। पास्ट लाइफ में भी सुनैना इसी तरह माया को अपने साथ लोगों के बीच ले जाती और उसका तमाशा बनती। माया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? माया की ऐसी गोल गोल बातें सुनकर सुनैना को चिढ़ होने लगती है। माया इस बार सुनैना को इग्नोर करके चली जाती है। ये देख सुनैना माया का पिच हेल्प करने को होती है कि सुनैना की फ्रेंड वहां पर आ जाती है। सुनैना हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ पर खड़ी है। सुनैना माया के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त के कारण वो जा नहीं पाती। दूसरी तरफ माया अब एक विप रूम के बाहर खड़ी थी। माया एंट्री कार्ड स्वाइप करके अंदर चली जाती है। माया अंदर जाती ही देखती है कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था। माया ने अपने फोन का टॉर्च ऑन करने ही वाली थी कि तभी किसी ने माया को पीछे से गले लगा लिया। माया की सांसें थम गई, क्योंकि माया उस आदमी के स्पर्श को अच्छे से पहचानती थी। ये कोई और नहीं रेहान कपूर उर्फ आरके था। यू आर सो लेट बेबी डॉल। रेहान ने माया गर्दन पर किस करते हुए बोला। वही रेहान के इस एक्शन से माया की आंखें अपने आप बंद हो गई। माया के बंद आंखों को देख रेहान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। रेहान ने माया पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दिया। माया ने खुद के इमोशंस पे काबू पाते हुए बोली, तुम थोड़ा दूर रह कर भी बात कर सकते हो और सबसे पहले तुम लाइट ऑन करो। नो बेबी डॉल, तुमसे दूर ही तो नहीं रहा जाता, मन करता है तुम्हारे करीब, बहुत करीब आ जाओ। ये सब कहते हुए रेहान माया के गर्दन पर कभी चूमता तो कभी अपना नोज माया के गर्दन पर रब करता। रेहान ये सब जानबूझकर कर रहा था, लेकिन रेहान के ये सारी हरकतें के कारण माया की सांसें भरी होने लगी थी। कहीं ना कहीं माया बहकने लगी थी। क्या होगा आगे? क्या माया हो जाएगी सिड्यूस? चैप्टर 18 रोमांटिक मोमेंट ऑफ माया एंड रेहान। रेहान लगातार माया के गले पर किस करे जा रहा था, जिस कारण माया के गर्दन पर लव बाइट विजिबल हो रहे थे। रेहान ने माया को अपने तरफ घुमा लिया। रेहान बेहद इंटेंस नजरों से माया को देख रहा था। रेहान के नजरों को अपने ऊपर महसूस करके माया के दिल की धड़कन तेज हो गए। माया ने शर्म से अपने पलकें झुका ली। रेहान ने धीरे से अपना हाथ माया के चेहरे पर ले जाने लगा और उसका मास्क उतार दिया। अब माया का बेदाग गोरा चेहरा रेहान के सामने था। रेहान अपलक माया के चेहरे को निहार रहा था। धीरे धीरे रेहान की नजर माया के गुलाबी होठों पर चली गई, जिन्हें देख रेहान का दिल मचलने लगा। रेहान ने अपने लोअर लिप्स को बाइट किया और माया के चेहरे पर झुकते हुए बोला, यू आर सो ब्यूटिफुल बेबी डॉल। इतना कहकर रेहान ने अपने होठ माया के होठों पर रख दिया और बेहद शिद्दत के साथ माया को चूमने लगा। माया की भी आंखें बंद हो गईं और उसका एक हाथ रेहान के बालों में चलने लगा। अब माया भी रेहान के किस का रिस्पॉन्स देने लगी। माया भी रेहान को किस बैक करने लगी। अब धीरे धीरे उनकी किस डीप होते जा रही थी। रेहान ने अपना टंग माया के माउथ में एंटर किया और माया के मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। रेहान बिना किस ब्रेक किए हुए ही माया को अपने बाहों में उठा लिया और धीमे से माया को बिस्तार पर लेटा कर उसके ऊपर आ गया। अब उनकी किस नॉर्मल नहीं थी, बल्कि फ्रेंच किस में बदल गई थी। माया और रेहान दोनों ही एक दूसरे को पैशन के साथ चूम रहे थे। दोनों में से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। लगभग 25 मिनट तक एक दूसरे को किस करते रहे। जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब जाकर दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। हांफने के कारण माया का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वही रेहान की नजर भी माया के चेहरे से होते हुए उसके सीने पर जाकर ठहर गई। माया जिसका ध्यान बिल्कुल भी रेहान पर नहीं था, क्योंकि वो अभी भी अपनी सांसें काबू नहीं कर पाई थी। तभी अचानक से माया का ध्यान रेहान के ऊपर जाता है, लेकिन रेहान का ध्यान तो कहीं और ही था। माया ने रेहान के नजरों का पीछा किया तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। यू आर सो शेमलेस रेहान कपूर।
माया ने शर्म से कहा, यस ऑफ कोर्स आई एम वेरी शेमलेस। रेहान ने माया की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। रेहान ने माया की शर्ट को निकलकर साइड में फेंक दिया और उसके कॉलरबोन पर किस करने लगा और साथ में रेहन माया की कमर को भी सेंशुअली टच करने लगा था। माया जो कुछ देर पहले ही अपने सांसों को काबू की थी, एक बार फिर से उसकी सांसें तेज होने लगी। माया पहले से ही रेहान के सामने बिना शर्ट की थी, जिस कारण रेहान के हाथों का स्पर्श डायरेक्टली अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी। अब रेहान का हाथ माया के गर्दन से फिसलते हुए उसके सीने पर आ चुका था। माया रेहान के हाथों को अपने सीने पर महसूस करते ही और ज्यादा मचलने लगी। माया को अपने पेट में तितली उड़ती हुई महसूस होने लगी। तभी माया को रेहान की जुबान अपनी नाभि पर महसूस किया, जिसे फील कर माया बेकाबू हो गई। रेहान भी पूरी तरह से अपने आप पर से नियंत्रण खो चुका था। अब तक रेहान की बॉडी भी बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी थी। रेहान एकदम से माया के ऊपर से खड़ा हो गया, क्योंकि वो समझ गया था अगर वो और ज्यादा माया के करीब रहा था तो पक्का वो खुद पर काबू नहीं कर पाएगा। रेहान ये भी जानता था कि माया अभी वो सब के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होगी और कुछ बातें थी जो उन्हें अभी क्लियर करना थी। वही माया जो पूरी तरह से रेहान के स्पर्श में खो चुकी थी। जब कुछ देर तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो माया ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो रेहान वॉशरूम की तरफ जा रहा था। माया भी समझ गई थी कि बात क्या है। माया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने लगी, क्योंकि वो खुद भी अपना कंट्रोल खो चुकी थी। दूसरी तरफ सिन्हा विला। सुनैना अब तक रेस्टोरेंट से वापस आ चुकी थी और आते ही सुनैना लीला के कमरे में चली गई थी। माँ, कहाँ हो आप? सुनैना ने लीला को आवाज दिया। क्या हो गया है सुनैना, जो तुम ऐसे गला फाड़कर चिल्ला रही है? लीला जो वॉशरूम में थी सुनैना के ऐसे चिल्लाने से जल्दीबाजी में बाहर आई। माँ, आपको पता है आज रेस्टोरेंट में किससे मिली? सुनैना ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा किसे मिली का? ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गई थी ना, तुम तो अपने दोस्तों से ही मिलोगी। लीला नाइट क्रीम लगाते हुए बेफिक्री से बोली। हाँ, मैं डिनर पर ही गई थी, लेकिन वहां पर मुझे वो बहन जी माया मिली थी। सुनैना की बात सुनकर लीला के चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन आ गए। क्या होगा अब आगे माया और रेहान के जिंदगी में? सुनैना की बात सुनकर लीला क्या जवाब देगी? चैप्टर 19 इन्फॉर्मेशन और रेहान का सवाल माया से। माया के बारे में जानकर लीला के चेहरे के भाव बदल गए। लीला ड्रेसिंग टेबल से खड़ी होती है और सुनैना के पास आ जाती है। क्या कहा तुमने? क्या तुम माया से मिली, वो भी रेस्टोरेंट में? लीला ने सुनैना से सवाल किया। ऑफ कोर्स मम्मा, मैं उस 2 कोड़ी की लड़की माया से मिली, वो भी उस लग्जूरियस रेस्टोरेंट में जहां पर मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गई थी, सुनैना ने कहा। क्या उस लड़की की इतनी भी औकात है जो उस महंगे रेस्टोरेंट का बिल अफोर्ड कर सके? लीला ने नफरत से कहा। पता है मम्मा, मैंने सोच था वो लड़की सिन्हा विला से जाने के बाद सड़क पर दर बदर भटकेगी, पर वो तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में दिख जाएगी, ये मैंने नहीं सोचा था। और जब मैंने उससे डिनर के लिए पूछा तो नाटक करने लगी। मन तो कर रहा था उस माया को धक्के मारकर रेस्टोरेंट बाहर निकाल दूं। लीला कुछ सोचते हुई बोली, वैसे जब से माया सिन्हा विला से गई है तब से हमने उसके बारे में कुछ पता नहीं करा है। हाँ माँ, इसके लिए आप किसी से कहकर माया के बारे में पता लगवायो कि वह कहाँ रहती, क्या करती है, सब कुछ, एवरी एंड ईच इन्फॉर्मेशन, सुनैना ने कहा। सुनैना की बात से सहमत होते हुए लीला ने भी अपने सर को हाँ में हिलाया। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट। माया और रेहान अभी तक रेस्टोरेंट में ही थे। दोनों इस वक्त डिनर कर रहे थे। थोड़ी ही देर में दोनों का डिनर सेशन पूरा हो गया। माया ने एक नज़र रेहान को देखा, वही रेहान भी माया को ही देख रहा था। कुछ देर पहले का पल अभी भी दोनों के दिमाग में किसी फिल्म के रील की तरह बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन किसी को तो बात की शुरुआत करनी थी, इसलिए माया उनके बीच की अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए बोली, लुक एम आर रेहान कपूर, गिव मी बैक माई पेपर्स। जो तुमने फाइलों से गायब कर दिया था, माया ने रेहान के आंखों में देखते हुए बोली। रेहान ने पानी के गिलास को टेबल पर रखते हुए कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी डॉल, मुझे सच में पसंद नहीं है जब तुम मुझे मिस्टर रेहान कपूर बुलाती हो। आई कॉल यू बेबी डॉल विथ सो मच लव एंड यू ट्राई टू बिहेव फॉर्मली विद मी। सो प्लीज तुम भी मुझे कुछ और नाम से बुलाओ, जैसे कि जो आजकल की गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है ना, बाबू, सोना, जानू या फिर। इतना कहकर रेहान पहले माया को थोड़ा अपने नजदीक लाता है और फिर माया के चेहरे पर झुकते हुए उसे के होठों पर बेबी किस करते हुए बोला, या फिर हबी भी बोल सकती हो। हबी, वो भी तुम्हें? मतलब मैं तुम्हें हबी क्यों बोलूं? क्या तुम मेरे पति हो? माया ने रेहान को खुद से दूर करते हैं हुआ बोला। ऑफकोर्स बेबी डॉल, आजकल गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को अपने पति की तरह ही ट्रीट करते हैं, रेहान ने मासूम चेहरा बनलते हुए कहा। करते होंगे, मुझे उससे क्या लेना देना? और सबसे बड़ी बात, ना तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना ही पति, माया ने मुंह बनाते हुए कहा।
ओ रियली मीन्स ना ही मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना ही पति, तो फिर हम क्या है? वो क्या है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बीच जब कोई रिश्ता ही नहीं तो कुछ देर पहले हमारे बीच जो कुछ हो रहा था उसको तुमने रेजिस्ट क्यों नहीं किया? रेहान अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, फिर माया के पास जाकर माया को उसके कंधे से पकड़ते हुए अपने बेहद नाज़दिक कर लिया। टेल मी मिस माया सिन्हा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अस? रेहान ने बेहद मैग्नेटिक आवाज में कहा। माया को पहले से ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रेहान को क्या जवाब दे, और ऊपर से रेहान के इतने नाज़दिक होने से अपन सूद बुद्ध खो रही थी। रेहान ने देखा कि माया कोई जवाब नहीं दे रही तो उसने माया के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी, जिस कारण माया के मुंह से आहा निकल गई। क्या जवाब देगी माया रेहान को? क्या लीला पता कर पाएगी माया की इन्फॉर्मेशन? चैप्टर 20 रेहान का पागलपन और आवाजें। माया को जैसा ही महसूस हुआ कि रेहान की पकड़ उसके कमर पर टाइट होते जा रही है तो माया खुद को रेहान से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। लीव मी रेहान कपूर माया ने कसमसाते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो, रेहान ने भी जिद्दी होते हुए कहा। कुछ नहीं लगते तुम मेरे, और ये बार बार मुझ पर अपना हक जमाना बंद करो, माया ने गुस्से से कहा। अच्छा, अगर मेरा तुम पर हक नहीं है तो किसका हक है तुम पर? ऐसा तो नहीं कि तुम टू टाइम कर रही हो, पहले तुम मेरा साथ वो सब करती हो फिर बाहर जाकर किसी दूसरे आदमी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा हो, रेहान ने माया के जबड़े को कसकर मसलते हुए कहा। रेहान का ये सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि माया का दूसरे मर्दों के साथ भी गैर संबंध होगा, क्योंकि रेहान ने तो पहले ही मुलाकात से माया पर सिर्फ अपना हक समझा था। रेहान के इस तरह जबड़े पकड़ने से माया को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। माया रेहान का हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे रेहान, छोड़ो मुझे, माया ने हकलाते हुए कहा। मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बाहर कितने मर्दों के साथ चक्कर चल रहा है? कहते हुए रेहान ने माया को अपने आप से और ज्यादा चिपका लिया। अब स्थिति इस तरह से हो गई थी कि रेहान का एक हाथ माया के कमर पर था तो दूसरे हाथ से उसने अभी भी माया के जबड़े को पकड़ा था। माया को तो आज रेहान के आंखों में कुछ अलग सा नजर आ रहा था। रेहान के आंखों में खुद के लिए पागलपन देख उसको भी कहीं ना कहीं डर लगने लगा था, लेकिन रेहान की हरकतें पर उसे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। माया ने भी गुस्से में ही रेहान को जवाब दिया, हाँ बाहर भी चल रहा है मेरा चक्कर, तो क्या कर लोगे? और एक बता, तुम भी अपने दिमाग में फिट कर लो, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। माया ने जैसे ही कहा कि बाहर भी दूसरे मर्दों के साथ उसका अफेयर चल रहा है तो रेहान ने एकदम से माया के बालों को अपने मुट्ठियों में भरा और माया के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर दिया। माया जो कुछ और भी कहने वाली थी पर रेहान के कारण उसकी आवाज मुंह में ही दब गई। रेहान काफी फोर्सफुल किस कर रहा था। रेहान का ये किस कहीं से भी सॉफ्ट नहीं था। रेहान किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, जिस कारण माया के आंखों में आंसू आ गए। रेहान इतनी बुरी तरह से माया के होठों को चबा रहा था कि मानो वो आज माया के होठों को निकल ही जाएगा। लगभग 10 मिनट तक रेहान माया के होठों को चबाता रहा। उसके बाद रेहान ने माया को एक झटके में छोड़ दिया, क्योंकि माया को सांस नहीं आ रही थी। इस तरह झटके से छोड़ने पर माया अपना बैलेंस नहीं बना पाए और जमीन पर गिर पड़ी। माया ने गुस्से से रेहान को देखा, वही रेहान अपने घुटने के बल माया के सामने बैठा। रेहान ने माया को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे और उसके होंठ भी सूज गए थे। रेहान ने माया के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसकी आंखों से आंसू को साफ किया और कहा, यू नो वॉट बेबी डॉल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा सिवाय कोई और मर्द तुम्हारे आसपास भी भटके, और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे आसपास मेरे सिवाय कोई दूसरा मर्द नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने दूसरे मर्दों का नाम अपने साथ जोड़ा, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, रेहान ने कहा। माया, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, उसने गुस्से में आकर रेहान को धक्का दे दिया, जिस कारण रेहान थोड़ा पीछे हो गया। माया ने जल्दी से खुद को संभाल लिया और जमीन पर से खड़ी हुई। माया ने एक बार अपने होठों को छुआ तो उसे दर्द का एहसास हुआ। दर्द के कारण उसकी आंखें एक सेकंड के लिए बंद हो गई। आई हेट यू रेहान कपूर, आई हेट यू। तुम्हारे ये पागलपन का जल्दी इलाज करवाओ, वरना तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए तुम खतरा बन जाओगे, और मुझे लगता भी है कि यू आर मेंटली इल, माया ने गुस्से में कहा और अपना मास्क पहनकर चली गई। माया के जाने के बाद भी रेहान अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा था, मानो उसे कुछ सूझ बूझ ही नहीं है। यू आर मेंटली इल, यू आर मेंटली इल। माया के ये शब्द बार बार रेहान के माइंड में रिपीट हो रहे थे। उसके साथ किसी औरत की आवाज भी रेहान के कानों में गूंज रही थी। इस लड़के को जल्दी से जल्दी पागलखाने भेज देना चाहिए, वरना ये हम सब के लिए खतरा बन जाएगा। आप सबको पता है ना कि ये लड़का हम सब की तरह नॉर्मल नहीं है, ही इज मेंटली इल। ये सारे शब्द रेहान के कानों में गूंज रहे थे। नो, आई एम नॉट मेंटली इल, रेहान ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए जोर से चिल्लाया।
क्या बढ़ जाएगी माया और रेहान के बीच दूरी? कौन है वो औरत जिसकी आवाज रेहान को सुनाई पड़ रही है? चैप्टर 21 बेकाबू रेहान और फंड्स और अनजान लड़की। रेहान अपने कानों को ढके हुए खड़ा था, देखकर साफ पता चल रहा था कि रेहान की हालत कुछ ठीक नहीं है। रेहान की बॉडी कर्ल पर रही थी, उसके आंखों के सामने बार बार किसी 7-8 साल के लड़के की तस्वीर घूम रही थी, जिससे जबरदस्ती इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की जा रही थी। देखते ही देखते रेहान अपने आप पर से कर्ल बुक हो बैठा और वीआईपी रूम के सारे सामानों को इधर उधर फेंकने लगा। वही विक्की जो कब से रेहान का नंबर डायल करने की कोशिश कर रहा था पर कॉल लग ही नहीं रहा था, क्योंकि रहने के फोन की बैटरी डाइड हो चुकी थी। फोन ना लगने के कारण विक्की को रेस्टोरेंट आना पड़ा, क्योंकि उसे रेहान से जरूर काम था। विक्की जैसे ही रूम के बाहर पहुंचा तो अंदर का नजारा देख शॉक हो गया। बॉस विक्की की मुंह से सिर्फ एक शब्द ही निकला। पास में ही रेस्टोरेंट के स्टाफ खड़े थे। जैसे ही उन लोगों ने विक्की को देखा तो जल्दी से उसके पास आए और विक्की से कहने लगे, आप मिस्टर कपूर के असिस्टेंट हैं ना, तो प्लीज उन्हें जाकर रोकिए वरना वह मैनेजर सर को मार डालेंगे, स्टाफ के लोगों ने कहा। दरअसल बात यह है कि जब माया कमरे से बाहर निकली थी तो दरवाजे को लॉक नहीं किया था, जिसका कारण दरवाजा खुला रह गया। वही रेहान जो अपना होश गंवा बैठा था और चीजों को इधर से उधर फेंक रहा था, जिस कारण तोड़फोड़ की आवाज रूम में बाहर भी जाने लगी थी। रूम के पास से गुजरता एक स्टाफ ने जब अंदर का नजारा देखा तो उसने ये बात मैनेजर को बता दी, और जब मैनेजर रेहान को रोकने लगा तो रेहान ने मैनेजर का ही गला पकड़ लिया, जिसे देख मैनेजर के साथ साथ बाकी स्टाफ वाले भी डर गए। विक्की जल्दी से रेहान के पास जाता है और रोकने की कोशिश करने लगता है। सर प्लीज रुक जाए, इतना कहकर विक्की ने रेहान का हाथ पकड़ लिया और मैनेजर के गले से हटाने लगा, लेकिन रेहान ने विक्की को धक्का दे दिया, जिस कारण विक्की थोड़ा लड़खड़ा गया। ये देख बाकी के स्टाफ वाले भी आगे आए और विक्की की मदद करने लगे। कुछ देर के मशक्कत के बाद आखिरकार रेहान को मैनेजर से अलग कर दिया गया। वही मैनेजर कमरे से बाहर निकल कर भाग गया। वही रेहान गुस्से से विक्की और स्टाफ के लोगों को देखने लगा। रेहान की लाल आंखें देख सब डर गए। डर के मारे स्टाफ वाले भी भाग गए। अब कमरे में सिर्फ रेहान और विक्की ही थे। विक्की हिम्मत करके रेहान से कहा, सर आप प्लीज शांत हो जाइए, लेकिन रेहान ने विक्की के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ चुपचाप अपना सर झुकाए खड़ा रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद रेहान ने सिर्फ कुछ चंद शब्द कहे, आई एम नॉट मैड। एक हफ्ते बाद ऐसे ही दिन बीत गए और उस हादसे को हुए एक हफ्ता हो चुका था। इस बीच माया और रेहान ने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की। माया इस वक्त अपने सीक्रेट लैब में थी। माया और मिस्टर कुलकर्णी दोनों ही किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मिस्टर कुलकर्णी माया के पास आते हुए बोले, बॉस क्या आप वो पेपर अपने साथ लाए हैं? माया, जिसने टेस्ट ट्यूब हाथ में पकड़ एल उस टेस्ट ट्यूब को साइड में रखती है, फिर पीछे मुड़कर मिस्टर कुलकर्णी को देखते हुए बोली, नहीं लाई वो पेपर और नयल ही कभी लाएगी। आपका क्या मतलब है बॉस? मिस्टर कुलकर्णी ने सवाल किया। वो सब आप छोड़िए, अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हम खुद ही आगे के फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं एंटीटोड बनाने के लिए, माया ने सपाट लहजे में कहा। व्हाट? बट बॉस, अगर हम फॉर्मूला को फाइंड आउट करने बैठे तो उसमें बहुत टाइम चल जाएंगे, तो फिर हम एंटीटोड कब बनाएंगे? और सबसे बड़ी बात, हमें एंटीटोड जल्दी से जल्दी बनना है, मिस्टर कुलकर्णी ने थोड़े टेंशन में कहा। पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, वो पेपर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इतना कहकर मयल या अपनेल काम करने लगती है। मिस्टर कुलकर्णी भी समझ गए थे अब इसे ज्यादा माया एक्सप्लेनेशन नहीं देगी। इसी तरह माया ने पूरी शाम लैब में ही बिता दिया। अब माया घर जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि रात होने आई थी और ऊपर से माया आज पूरा दिन घर से बाहर थी, तो दादी माँ का भी फोन बार बार आ रहा था। माया जैसी ही जाने लगी तो मिस्टर कुलकर्णी ने रोकते हुए कहा, बॉस प्रोजेक्ट के लिए हमें फंड चाहिए होगा और हमारी जितनी सेविंग्स थी सब खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट अभी भी जारी है एंटीटोड बनाने के लिए और फंड की जरूरत है। माया कुछ पल सोच में पड़ गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी कुछ करूंगी, इतना कहकर माया चली गई। रात का वक्त माया और दादी माँ ने साथ में डिनर करने के बाद दोनों आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चली गई थी। आज पूरा दिन लैब में बिताने के कारण माया काफी थक चुकी थी। जैसे ही माया बिस्तर पर लेटी उसे कुछ पलों में ही नींद आ गई। दूसरी तरफ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट आकर रुकती है। जेट में से एक खूबसूरत लड़की उतरती है। लड़की के उतरते ही उसका असिस्टेंट उसके पास आता है। फिर दोनों साथ में एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। बाहर एक कार खड़ी थी, शायद उनके इंतजार में ही कुछ ही देर में दोनों कार के अंदर बैठ गए। ड्राइवर जो पहले से कार के अंदर था उसने हिचकिचाते हुए बोला, मैम कहाँ जाना है? RK विला, लड़की ने सपैल्ट लहजे में कहा। लड़की की बात सुनकर ड्राइवर ने जल्दी से कार स्टार्ट कर दिया। आखिर किसी लड़के की तस्वीर रेहान के आंखों के सामने आ लिया। कहां से माया फंड का इंतजाम करेगी?
कौन है वो एयरपोर्ट वाली लड़की? चैप्टर 22 टीना आर के विला में और माया और रजत। लगभग 1 घंटे बाद ड्राइवर ने कार आर के विला के सामने रोकी। विला के बाहर खड़े गार्ड ने जैसे ही किसी कार को रुकते हुए देखा तो सब चौंकने हो गए। असिस्टेंट ने अपनी तरफ की खिड़की से देखकर गार्ड को दरवाजा खोलने का इशारा किया। गार्ड्स ने भी जल्दी से उन सबको अंदर जाने का रास्ता दे दिया। शायद गार्ड्स पहले से ही असिस्टेंट को जानते थे कि वो किसका असिस्टेंट है। कार डायरेक्ट विला के पार्किंग में एंटर करती है। लड़की और उसका असिस्टेंट दोनों कार से उतरते हैं। लड़की ने उस बड़े से शानदार विला को देखा। विला को देखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लड़की ने अपने मन में कहा, आई केम बैक टू इंडिया जस्ट फॉर योर रेहान। ये बोलते हुए लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैम, असिस्टेंट ने लड़की को आवाज दिया। लड़की ने अपनी आंखें खोली और असिस्टेंट को देखने लगी। असिस्टेंट ने धीरे कहा, अंदर चले मैम। लड़की ने भी हाँ में सिर हिलाया। कुछ ही देर में दोनों लिविंग रूम में खड़े थे, लेकिन आसपास कोई नहीं दिख रहा था। दिखता भी कैसे, रात के 2 बज रहे थे। ऊपर से आर के विला में ज्यादा नौकर चाकर भी नहीं थे, बस एक बटलर था जो पूरे विला की देखभाल करता था और 1-2 मायाएं थी जो विला की साफ सफाई का ध्यान रखती थी। लेकिन मेड्स अपना काम करती थी और चली जाती थी, सिर्फ बटलर ही विला में रहता था। तभी एक आदमी लड़की के पास आता है और उसको ग्रीट करता है। ये कोई और नहीं आर के विला का बटलर संजीव था। संजीव ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, टीना मैम आपका कमरा तैयार है, आप जाकर आराम कर सकती है। नो, मैं सबसे पहले रेहान से मिलना चाहती हूँ। इतना कहकर वो लड़की यानी टीना जाने लगती है। नहीं मैम, आप नहीं मिल सकती, संजीव ने कहा। संजीव की बात सुनकर टीना ने घूरकर उसे देखा। टीना की नजरें खुद पर पाकर वो एक पल के लिए डर गया, इसलिए संजीव ने जल्दी अपनी पूरी बात टीना के सामने रखी। मैम, मेरा मतलब है कि अभी आप सर से नहीं मिल सकती क्योंकि रेहान सर अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं। संजीव की बात सुनकर टीना रिलैक्स हो गई। ऑफ देन तब तक मैं रूम में जाती हूँ, रेहान आए तो मुझे बता देना। इतना कहकर टीना वहां से चली गई। उसके जाते ही असिस्टेंट और संजीव भी वहां से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग टीना आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी नजर दीवार घड़ी पर जाती है और चौंक जाती है। ओ माय गॉड, हाउ कैन आई स्लीप सो लॉन्ग? टीना जल्दी से बिस्तर पर से उतरते हुए वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली। आधे घंटे बाद संजीव। टीना गुस्से से सीढ़ियां उतरते हुए संजीव का नाम चिल्ला रही थी। टीना की आवाज सुनकर संजीव भागते हुए लिविंग रूम में आता है। यस मैम, संजीव ने सिर झुकाते हुए कहा। व्हाट यस मैम? तुम्हें कहा था ना कि जब रेहान आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, टीना ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ मैम, आपने कहा था कि मैं आपको रेहान सर के आने पर इन्फॉर्म कर दूं, पर रेहान सर कल रात विला आए ही नहीं थे। आप चाहें तो सर से ऑफिस जाकर मिल सकती हैं। दूसरी तरफ चौहान इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर के केबिन में रजत अपनी रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई फाइल थी जिसे वह पढ़ रहा था। तभी केबिन का दूर नॉक होता है। कम इन, रजत ने अपनी कठोर आवाज में परमिशन दी। केबिन का दूर खोलकर मानव अंदर आता है। सर, मिस माया आपसे कुछ बात करना चाहती है, पर आप फोन नहीं उठा रहे। रजत ने तुरंत अपना फोन देखा तो सच में माया के 5 मिस कॉल थे। रजत ने मानव को देखते हुए कहा, फोन साइलेंट में था, तुम जाओ, मैं बात कर लूंगा माया से। मानव ने हाँ में सर हिलाया और केबिन से बाहर चला गया। मानव के जाते ही रजत ने माया का नंबर डायल कर दिया। कौन है टीम? क्या रिश्ता है टीना का रेहान से? कैसे जानते हैं रजत और माया एक दूसरे को? चैप्टर 23 रजत और माया की बातें और रेहान को सिड्यूस करने के लिए टीना की प्लानिंग। यहां जैसे ही रजत ने माया का नंबर डायल किया, उधर से माया ने पहले ही रिंग में फोन कॉल पिक कर लिया। मुझे तुमसे मिलना है, माया ने सबटाइटल लहजे में अपनी बात रख दी। तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ, रजत ने जवाब में कहा। नहीं, तुम्हारे ऑफिस में नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे विला आ जाऊंगी, माया ने कहा। कब आओगी? रजत ने सवाल किया। रात को, माया ने जवाब दिया। ओक फाइन, आई विल वेट फॉर यू, रजत ने कहा। माया ने हाँ में जवाब दिया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ आर के इंडस्ट्रीज। टीना आर के इंडस्ट्रीज आई हुई थी। टीना अपने साथ लंच बॉक्स भी लेकर आई थी जो रेहान के लिए था। टीना लिफ्ट से रेहान के फ्लोर पर पहुंचती है। उसे बाहर ही विक्की मिल जाता है जो अभी अभी रेहान के केबिन से बाहर निकला था। विक्की जो अपने ही धुन में चल रहा था, अचानक से वो टीना से टकरा जाता है। टीना जो विक्की के पास ही आ रही थी, लेकिन विक्की और उसकी टक्कर हो जाती है जिस कारण टीना जमीन पर जा गिरी। गिरने के कारण टीना की हील्स टूट जाती है और लंच बॉक्स भी टीना के हाथ से छूट गया। व्हाट द हेल, टीना ने गुस्से से चिल्लाया। टीना को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सॉरी मैम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने आपको देखा नहीं, विक्की ने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा। यू इडियट,
तुम्हारे वजह से मेरे हील्स टूट गए, मेरे ड्रेस खराब हो गई, और जो मैंने रेहान के लिए इतने प्यार से लंच लाई थी सब कुछ खराब हो गया, मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू। टीना ने झुंझलाते हुए कहा। वही विक्की सर झुकाए खड़ा था। अब यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जेल यू जाकर मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आयो, टीना विक्की को ऑर्डर देते हुए बोली। इतना कहकर टीना रेहान के केबिन में जाने लगी, जिसे देख विक्की ने कहा, मैम वॉशरूम दूसरी साइड है। और रियली तुम्हें लगता है कि मैं एम्प्लॉयज वॉशरूम यूज करूंगी? तुम मेरी ड्रेस रेहान के प्राइवेट रूम में भेजवा देना, और हाँ अपन एल ये चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना। इतना कहकर टीना केबिन के अंदर चली गई। अपन एल ये चेहरा मुझे दोबारा मत दिखाना, विक्की ने टीना की नकल करते हुए बोला। इस चुड़ैल को क्या लगता है ये कोई हूर की परी है? विक्की ने पहले खुद से सवाल किया, फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये कोई हूर की परी नहीं है। इस चुड़ैल की शकल से तो अच्छी मेरी शकल है, बिल्कुल प्राकृतिक, इसकी तरह नहीं जो खुद को खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले। विक्की ने मुंह बिगाड़ते हुआ कहा, प्लीज भगवान जी टीना चुड़ैल को मेरी लेडी बॉस मत बनना, क्योंकि सबको तो लगता है कि ये टीना आगे चलकर रेहान कपूर की वाइफ बनेगी, पर आप ऐसा मत करना। कहाँ मेरे बॉस और कहाँ ये टीना की बच्ची, आसमान और जमीन का अंतर है दोनों के बीच। आप ना मेरे बॉस के लिए कोई सुंदर, समझदार और स्मार्ट लड़की को ही मेरे बॉस के लाइफ में भेजना। इसी तरह विक्की बकबक करते हुए चला गया। आधे घंटे बाद टीना ने अब तक कपड़े चेंज कर लिए थे और साथ में अपना टचअप भी कर लिया था। टीना पहले से ही काफी हैवी मेकअप किया था, फिर भी उसने और ज्यादा अपने गालों को गुलाबी करने के लिए थोड़ा और ब्लश का इस्तेमाल कर लिया, जिस कारण टीना और ज्यादा भद्दी दिख रही थी, लेकिन टीना के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट थी। टीना पूरे केबिन में घूमते हुए रेहान के वर्किंग प्लेस की तरफ बढ़ गई। टीना जल्दी से जाकर रेहान के रोलिंग चेयर बैठ जाती है और फिर खुद से कहती है, बहुत जल्द में बन जाऊंगी मिसेस टीना रेहान कपूर। इतना कहकर टीना शर्माने लगती है। बट वेयर इज माई फ्यूचर हस्बैंड? इतना कहकर टीना अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखने लगती है। अभी तो रेहान को आने में आधा घंटा और लगेगा, क्यों ना तब तक मैं रेहान के लिए कोई रोमांटिक सा सरप्राइज प्लान करूं। लेकिन कहीं रेहान पिछली बार की तरह गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि रेहान को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। टीना ये सब सोचते हुए फिर से कहती है, नहीं इस बार ऐसा कुछ ही होगा, क्योंकि दादी माँ ने तो कहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रेहान के करीब जाना है। और सबसे बड़ी बात, कुछ सालों में मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, जिस कारण मेरा फिगर और ज्यादा हॉट एंड सेक्सी हो चुका है। यस, मैं इस बार तो मैं रेहान को अपनी खूबसूरती का दीवाना बना ही दूंगी, क्योंकि कोई भी मर्द अपने सामने एक हसीन लड़की को देख काबू नहीं कर सकता। टीना ने एक शत्तिर मुस्कुराहट के साथ कहा। क्यों मिलना चाहती है माया रजत से? और क्या करने वाली है टीना रेहान को सिड्यूस करने के लिए? चैप्टर 24 किडनैप्ड और टीना's रोमांटिक सरप्राइज। अपने दिमाग में सारी प्लानिंग करने के बाद टीना चेयर से उठकर रेहान के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। तभी टीना रुक जाती है और खुद से ही कहती है, ऑफिस में नहीं क्यों ना मैं आर के विला में सरप्राइज प्लान करूं। दिस आइडिया इज द बेस्ट। जब रात को रेहान थक कर घर आएगा और जब मेरा रोमांटिक सरप्राइज देखेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि वह खुश जरूर होगा, और इसी बहाने हम दोनों का कैंडल लाइट डिनर भी हो जाएगा। मीन्स इट वुड बी परफेक्ट रोमांटिक सीन। कहते हुए टीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रात का वक्त, एक अंधेरे कमरे में किसी लड़की को कुर्सी से बांध कर रखा गया था। अभी वो लड़की बेहोश थी, जिस कारण उसका सर एक तरफ झूल रहा था। धीरे धीरे लड़की को होश आने लगता है। उस लड़की का सर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा था। दर्द के कारण लड़की ने जैसे ही अपना सर को छूना चाहा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ रस्सी से बंधे हैं। मैं कहाँ हूँ और इस तरह किसने मुझे रस्सी से बांध है? लड़की ने कसमसाते हुए कहा। ओ माय गॉड, कहीं मैं किडनैप तो नहीं हो गई? पर कोई मेरा किडनैप क्यों करेगा? कोई है क्या? देखो प्लीज मुझे जाने दो। लड़की चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाने लगी। माँ, दादाजी, पापा, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। लड़की ने रोते हुए कहा, पर वह कोई नहीं था उसे चुप करवाने के लिए, और ऊपर से कमरे में अंधेरा होने के कारण लड़की को और ज्यादा डर लग रहा था। दूसरी तरफ अल्पविराम, माया इस वक्त रजत चौहान के विला में थी। रजत और माया दोनों ही डाइनिंग एरिया में थे। रजत ने जबरदस्ती माया को अपने साथ डिनर के लिए बैठा लिया था और माया भी कुछ कह नहीं पाई। तो बताइए मिस माया, क्या बात करनी है आपको? रजत ने खाते हुए बोला। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। माया ने कहा। पैसों की जरूरत है? तो क्या तुम्हारा आशिक रेहान कपूर ने मदद नहीं की जो तुमने मुझे याद किया? रजत ने हंसते हुए कहा। जस्ट शट अप, तुम्हें याद होगा कि एक बार मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो अब तुम्हारी बारी, माया ने चिढ़ते हुए कहा।
हाँ, याद है मुझे जब मैं बिना किसी सिक्योरिटी के एक पार्टी में गया था और उस पार्टी में किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिस कारण मुझे एक ही पैक में नशा चढ़ गया और नशे की वजह से मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था और उस बात का फायदा मेरे दुश्मनों ने उठते हुए मुझ पर हमला कर दिया। तब तुमने उस वक्त मेरी मदद की थी। तब मैंने तुम्हें कहा था कि रजत चौहान किसी का एहसान नहीं रखता, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, रजत ने अतीत को याद करते हुए बोला। लेकिन तुम खुद भी सिन्हा परिवार से ताल्लुक रखती हो, जहां तक मुझे पता है सिन्हा परिवार का बिजनेस अच्छा खासा है, इस हिसाब से तो तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो फिर तुम मुझसे। अभी रजत ने इतना ही कहा था कि माया ने उसके बातों को बीच में रोकते हुए गुस्से में बोली, बिना इधर उधर की बातें किए हुए तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम्हें मेरी मदद करनी है कि नहीं, माया ने दांत भींचते हुए कहा। ओक ओक, रिलैक्स, व्हाई आर यू एंग्री, टोल्ड यू दैट इफ यू एवर नीड मी आई विल हेल्प यू। रजत ने माया को शांत करवाते हुए बोला, और ऐसे भी तुम भूलो मत, रेहान कपूर इंडिया आ चुका है, ये बात मैंने ही तुम्हें बताई थी, रजत ने शांति से कहा। तो तुम मेरी मदद कर रहे हो, राइट, माया ने रजत को देखते हुए कहा, और अब तक माया ने भी अपना डिनर फिनिश कर लिया था। रजत ने भी टिश्यू से हाथ साफ करते हुए बोला, क्या कोई और ऑप्शन है? ऑफ कोर्स, तुम्हारी मदद करूंगा। बाय द वे, डू यू नीड मनी फॉर योर एक्सपेरिमेंट लाइक फंड्स? रजत ने कहा। माया ने भी हाँ में अपना जवाब दिया। RK विलर, टीना ने आज संजीव को आउट हाउस में रहने को बोल दिया था, क्यों? वो आज रेहान के साथ प्राइवेसी चाहती थी। टीना ने आज रेहान के कमरे को एकदम रोमांटिक तरीके से सजाया था। टीना ने डेकोरेशन करते वक्त एक बात का अच्छे से ध्यान रखा था कि कमरे की डेकोरेशन से एकदम रोमांटिक वाइब आए। अब तक रात के 11 बज गए थे। रेहान जो अभी अभी अपने कमरे में एंटर किया था, जैसे ही रेहान ने लाइट ऑन की तो शॉक हो गया। चारों तरफ मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां जल रही थी, उसके पैरों के नीचे गुलाब की पंखुड़ियां थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी न्यूलीवेड्स कपल के कमरे को डेकोरेट किया हो, उसी तरीके से रेहान के रूम को भी डेकोरेट किया गया था। रेहान ने एक बार चारों तरफ देखा, तभी उसकी नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर गई, जिसे देख रेहान की आंखें उस पर ही जम गई। कौन है वो लड़की जिसे बांध कर रखा गया है? और क्या देखा रेहान ने वॉशरूम के दरवाजे पर? चैप्टर 25, टीना का प्लान फेल होना और टीना का रोना और रेहान का गुस्सा होना। रेहान की नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर गई, जहां पर टीना दरवाजे से टेक लगाए सेडक्टिव पोज में खड़ी थी। रेहान ने टीना को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त टीना ने एक लाल रंग की सेक्सी नाइटी पहनी हुई थी जो ट्रांसपेरेंट थी। टीना ने जब रेहान की नज़र खुद पर महसूस किया तो उसके गाल लाल हो गए। शर्म की वजह से टीना ने अपने पलके नीचे झुका लिया। टीना ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए रेहान के पास आने लगी। रेहान, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगे? आफ्टर ऑल हम इतने दिनों बाद मिले हैं। इतना कहकर टीना बिना रेहान के जवाब का इंतजार किए हुए ही झट से रेहान के सीने से लग जाती है। टीना ने जब रेहान का खुला सीना महसूस किया तो और ज्यादा रेहान से चिपक गई और अपना चेहरा बार बार रेहान के सीने में छुपाने की कोशिश करने लगी। इस वक्त रेहान के शर्ट के ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए थे, जिस कारण रेहान का सख्त सीना विजिबल था। वही रेहान जो अपने आसपास के माहौल को समझ ही रहा था, जब उसने टीना को एक ट्रांसपेरेंट नाइटी में देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। टीना का इस तरह यूं गले लगना रेहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रेहान ने तुरंत टीना को अपने आप से अलग कर दिया। वही टीना जो रेहान के बॉडी से आती हुई फ्रेग्रेंस में कहीं खो चुकी थी, लेकिन रेहान के झटके से अलग करने से टीना अपने होश में वापस आ गई। टीना हैरानी से रेहान को देखने लगी। उसे तो लगा था कि रेहान भी उसे रिस्पॉन्स में बैक हक करेगा, लेकिन रेहान ने गले लगाने के बजाय खुद से ही अलग कर दिया। रेहान, क्या हुआ? क्या तुम्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया? टीना ने हपे छोटी ई की मात्रा चकपे छोटी ई की मात्रा चलते हुए पूछा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रेहान ने टीना से सवाल किया और फिर एक नज़र पूरे कमरे को देखते हुए फिर से सवाल किया, और ये सब क्या है? और ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? रेहान ने अपने कठोर आवाज में पूछा। सवाल पूछते वक्त रेहान के चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। रेहान पहले से ही काफी लो फील कर रहा था, उसको इस वक्त अकेला रहना था, लेकिन टीना का उसके कमरे के साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बात तो तब ज्यादा बिगड़ गई जब टीना ने उसको गले लगाया। रेहान को किसी भी लड़की का उसके आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और यहाँ पर तो टीना ने उसे सीधे गले से लगा लिया था, जिस कारण रेहान असहज हो गया। रेहान को सिर्फ अपनी बेबी डॉल यानी माया के करीब जान ही पसंद था। रेहान में तो बस तुम्हें खुश करना चाहती थी, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? टीना ने अभी इतना ही कहा था कि तभी रेहान ने उसे टोकते हुए बोला, आर यू माई मिस्ट्रेस? जो तुम मुझे खुश करने आ गई? क्या मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे खुश करो?
रेहान के मुंह से अपने लिए मिस्ट्रेस शब्द सुनकर टीना का चेहरा काला पड़ गया। टीना ने तो उम्मीद की थी कि आज रेहान उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए दो मीठे बोल बोलेगा, लेकिन रेहान ने तो टीना के अरमानों पर पानी फेरते हुए मिस्ट्रेस बोल दिया, जिसकी उम्मीद तो टीना ने दूर दूर तक नहीं किया था। कहाँ टीना रेहान की पत्नी बनने का सपना संजो रही थी, और कहाँ आज रेहान ने उसे एक रखेल की नजर से देखा, जिसे सोच सोचकर टीना के दिल में दुखों का सैलाब उमाया। अभी टीना अपनी जगह पर खड़ी होकर रेहान और अपने रिश्ते के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। टीना ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। रेहान ने टेबल को ही उल्ट दिया था, जिस कारण टेबल पर रखा हुआ खाना जमीन पर गिर गया, और जो आवाज टीना को सुनाई दी थी वो प्लेट्स और बोल्स के टूटने की आवाज थी। रेहान इतने पर भी नहीं रुका और कमरे की सजावट को भी खराब करने लगा। रेहान रेहान रेहान, ये क्या कर रहे हो? प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैंने बहुत मेहनत से कमरे को सजाया था, टीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन रेहान ने टीना को इग्नोर करते हुए अपना काम करता रहा। कुछ ही देर में कमरे में की हुई सारी सजावट खराब हो चुकी थी। टीना ने अपने नम आंखों से कमरे के चारों तरफ देखा और रोते हुए रेहान से कहा, रेहान मैं आज तुम्हें अपने दिल की बात कहने वाली थी, और तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मैं कई घंटों से रूम को डेकोरेट कर रही थी, लेकिन तुमने एक पल में सब कुछ खराब कर दिया। If you enjoyed today's episode, don't forget to like, share, and subscribe for the upcoming parts. Your support keeps the story alive and the fire of retribution burning bright. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइस।